आज हम बात करेंगे डैशबोर्ड बनाना। हमने कल पिवट टेबल सीखा था। पिवट टेबल के अकॉर्डिंग हम कैसे डैशबोर्ड बनाएंगे। तो सामने आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा है, इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले इसका डेटा समझते हैं। डेटा क्या है? सिंपल सा सेल्स डेटा है, जिसपे मैंने कल पिवट टेबल आपको बताई थी। एक वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन सेल्स करती है, उसी का डेटा है। सिंपल है, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेट डेटा नहीं है। फिर भी समझाता हूं। सेल्स आईडी है, डेट है, क्वांटिटी है कि किस डेट को कितनी क्वांटिटी किस रेट पे बेचा गया, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, उस दिन की टारगेट क्या थी, और एड पे कितना खर्चा किया गया, उस एड स्पेंड के अकॉर्डिंग कितना रिटर्न आया, कौन सा प्रोडक्ट था, इस सेल के लिए कितनी बार साइट्स पे क्लिक की गई, एड्स पे क्लिक की गई, उस क्लिक्स पे कितने, जैसे कि 331 लोगों ने क्लिक किया, उसमें से 231 लोगों ने साइन अप किया। उसके बाद प्रोडक्ट को कार्ड में 184 लोगों ने ऐड किया, चेकआउट की प्रोसेस तक 147 लोग गए, और फाइनली 94 लोगों ने बाय किया। सिंपल सा सेल्स का डेटा है। देखिए डैशबोर्ड तो नहीं नहीं इसका जुड़ सकते हैं। गूगल मीट यूज करूंगा मैं, बट मुझे वाईफाई देना पड़ेगा फिर। यहाँ हमें इस तरह की एक डैशबोर्ड बनानी है, जो कि मुझे मंथली सेल्स को अपडेट देता है। जैसे मैंने जैन पे क्लिक किया, तो पूरी जो मेरी जो डेट वाइज सेल आपको दिख पा रही है, सेल्स और सेल्स के अकॉर्डिंग जो मेरा टारगेट है कि किस किस दिन हमने टारगेट को बीट किया है और किस दिन नहीं कर पाया था, इसका एक पैटर्न है, फ्लो है। देन मुझे यहाँ कंपेयर है प्रोडक्ट बाय द रेवेन्यू का। देन किस सिटी में कितने लोगों ने पेज पे क्लिक किया, उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट लोगों ने बाय किया। उसके बाद कुछ यहाँ पे केपीआई है कि टोटल स्पेंड क्या है, टोटल अर्निंग क्या है, टोटल व्यूज कितना, टोटल बाय कितना ओवरऑल इस मंथ का। और ये एक एक महीने का रिपोर्ट्स है। व्हेन यू क्लिक द मंथ, ऑटोमेटिकली ये अपने आप को अपडेट कर लेता है। और ये पूरी फुल्ली डायनेमिक है। कल के डेट में अगर किसी और मंथ का डेटा आता है, हम इसके अंदर पुट करेंगे नीचे, और जस्ट पिवट को रिफ्रेश करेंगे, ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो फीड हो जाएगा। इस पे जो मेहनत करनी है सिर्फ एक बार करनी है, और फिर लाइफ टाइम के लिए डेटा अपडेट करते जाइए और इसके रिपोर्ट प्रिपेयर होते चला जाएगा। ओके। ये बस मैंने मंथली बेसिस से बनाया है, लेकिन इसको इसको ईयरली बेसिस भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम ईयरली पे नहीं जाते, मंथ पे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बस स्पीड मेंटेन कीजिएगा। सबसे पहले अब इस फाइल के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हम डेटा को कॉपी करते हैं और एक नई फाइल में आ जाते हैं। कंट्रोल एन करके नई फाइल डेटा पुट कर देते हैं। सीट का नाम मैं डेटा लिखता हूं। अब जैसे कल मैंने पिवट टेबल बताया था, तो हर पिवट टेबल के लिए मैंने अलग अलग शीट्स लिए थे। बट यहाँ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे पिवट्स बनाने, डैशबोर्ड जब बनती है तो बहुत सारे पिवट्स बनती है, तो उतने शीट्स नेविगेशन करने में प्रॉब्लम होगी। हम एक सीट, इसका नाम हम सपोर्ट सीट रख देते हैं, और एक फाइनली हमारा रिपोर्ट डैशबोर्ड, जो नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं, जिस नाम से इस रिपोर्ट को जानते हैं। 3 सीटें हो गई। ओके। तो पहली हमारी डेटा सीट हो गई, दूसरी सपोर्ट सीट हो गई, और तीसरी डैशबोर्ड की सीट हो गई। 3 सीट हमने क्रिएट कर लिया। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे अपनी फॉर्मेटिंग तैयार करनी होगी। तो जैसे इस रिपोर्ट को देखिए डैशबोर्ड में, तो इसमें इसके पीछे का बैकग्राउंड ग्रे है, और जहां तहां बॉर्डर जो है दिख पा रहे हैं, बॉर्डर हमारा ग्रे, बाकी व्हाइट। तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं डब्लू तक है, और नीचे आप देख सकते हैं 35 है। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी कॉलम बढ़ा देते हैं। यहां आते हैं, डब्ल्यू की जगह हम जेड कर देते हैं, और 50 की जगह पे 35 की जगह पे 50-60 कॉलन हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। देन इसकी बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ग्रे कर देते हैं सिंपली। ओके। और जैसे मैंने कल बताया था कि हमेशा हम एक रो और एक कॉलम छोड़ के ही काम करते हैं, तो यहां हम इसको सेलेक्ट करते हैं, एक एरिया टाइटल के लिए, रिपोर्ट टाइटल के लिए, और जो टाइटल आप डालना चाहे डाल सकते हैं। मर्ज कर दिया यहाँ पे इसको, और यहां मैं लिखता हूं सेल्स डैशबोर्ड, और यहाँ पे ईयर 2024।
इसको यहां से हम ऊपर दिख रहा है, इससे हम एक एक क्लिक करते हैं, बड़ा करेंगे जितना जरूरत है उतना। बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं, सेंट्रल करना चाहे सेंट्रल कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ सिलेक्शन बताया था ना कल, शिफ्ट के साथ क्लिक कीजिए तो एरिया सेलेक्ट हो जाता है। और उसके अंदर जो हम जो है अपना कलर कर दीजिए बैकग्राउंड के लिए। कोई भी कलर, कोई भी कलर। देखिए ग्रे व्हाइट का कॉम्बिनेशन है तो ग्रे व्हाइट ले लीजिए। ब्लू व्हाइट भी ब्लू और ग्रे भी होता है, ग्रीन और ग्रे होता है। तो वो तो आपकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है। ठीक है। और इसके मामले में गर्ल्स ज्यादा सोचते हैं कि क्या कलर होनी चाहिए। हमें तो तीन चार कलर ही पता है। क्या हमारे तो रेड रेड है, बट उनके लिए रेड भी कई सारे पार्ट्स है। ओके। अब मुझे यहां पे चाहिए स्लाइसर। क्या चाहिए? स्लाइसर। मतलब जो हमने चूज यहाँ पे है ना, ये चाहिए मन। तो इससे आया, स्लाइसर से आया। तो स्लाइसर के लिए पिवट लगाना पड़ेगा। बट यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जैसे मैंने कल पिवट लगाया था उस तरह से लगाऊं कि यहाँ पे जाऊं पिवट टेबल, और यहाँ अब ओके नहीं करूंगा, तो ओके करेंगे तो नई शीट पे चला आएगा। मैं इस पे क्लिक करूंगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और लोकेशन दूंगा कि मुझे कहाँ चाहिए, और यहाँ पे मैंने पिवट लगा। बट गलत है पिवट। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे चेंज सोर्स डेटा में तो ये फिक्स डेटा है 165, डायनेमिक तो हुआ नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर मान लीजिए किसी और महीने या साल का डेटा मैं इसके नीचे पुट करूंगा तो मेरा पिवट कंसीडर नहीं करेगा। कंसीडर कब करेगा? जब एक एक पिवट पे जाके उसकी जो सोर्स है मुझे अपडेट करनी पड़ेगी। तो फिर डायनेमिक तो रहा नहीं। अब मुझे यहां पे करने होंगे डायनेमिक रेंज पिवट टेबल। ठीक है। एक ऐसा पिवट टेबल बनाने का तरीका ढूंढना होगा जो कि पूरी की पूरी डायनेमिक हो, उसकी रेंज डायनेमिक हो। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। ऑफसेट। तो हमने यहां पे इक्वल दिया ऑफसेट, और हमने रेफरेंस में स्टार्टिंग ऑफ द डेटा ले लिया कि कौन सा डेटा स्टार्ट। ठीक है। देन इसमें आता है रोज, मतलब कि क्या आपका स्टार्टिंग से ही मतलब A1 से ही चलना है या कुछ रो स्किप करना है। मैंने बोला स्किप नहीं करना है, जीरो रो स्किप करने हैं और जीरो कॉलम स्किप करना है। अब यहां बताया था हाइट, इस डेटा का हाइट क्या है, मतलब कि कितने रोज, हाइट मीन्स रोज एंड विड्थ मीन्स कॉलम्स, कितना हाइट है। अब मुझे यहां पे कुछ ऐसा देना है जो कि पता मुझे डायनेमिकली बताता है कि कॉलम ए में कितने सेल के अंदर डेटा टाइप, ब्लैंक नहीं है, डेटा डाला हुआ है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है काउंट ए। और कुछ लोग काउंट रिकमेंड करेंगे, बट काउंट क्या होता है? सिर्फ नंबर काउंट करता है, टेक्स्ट काउंट नहीं करता है। सो हम यहां करेंगे काउंट ए। क्या करेंगे? काउंट ए, और कॉलन ए सिलेक्ट कर लेंगे। तो काउंट ए क्या रिटर्न करेगा कि कॉलन ए में कितने ऐसे सेल्स है जिसके अंदर डेटा फीड है, कुछ भी फीड है, ब्लैंक नहीं है। उसे से विड्थ में भी सेम हम यहां पे काउंट ए करेंगे, और हम इसी पूरी की पूरी रो सेलेक्ट कर लेंगे। यहां देखिए हमने कॉलम सेलेक्ट किया तो ए बाई ए आया, और रो सेलेक्ट किया तो 1 by 1। ओके। हेडिंग की जो रो है सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा। अब मेरे पास लेटेक्स एक्सेल है, इसलिए एरे डायनेमिकली रन हो गया और रिजल्ट आ गया। बट आपके सिस्टम में ट्राई कीजिएगा, ये एरर देगा। कोई बात नहीं, वैल्यू का एरर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक बार और मेरे साथ लगाइए आप लोग जो लोग सिस्टम पे बैठे हैं। लिखिए इक्वल ऑफसेट और A1 कॉमा 0 कॉमा 0, और इक्वल ऑफसेट ब्रैकेट ओपन A1 0 कॉमा 0। मिल भी नहीं आया, डेटा शीट नहीं भेजे थे इनको कल पिन्ना में। अब इसमें जो हाइट है, कॉमा दीजिए, हाइट पे आएगा। ध्यान रखिएगा कॉमा देते ही जो इनपुट है वो हाईलाइट हो जाता है, देखिए बोल्ड हो जाता है। अगर बोल्ड नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने कॉमा छोड़ा है।
सो इसका ध्यान रखिएगा। हाइट में हम यहां लगाएंगे फॉर्मूला काउंट ए, और हम चले जाएंगे कॉलन ए को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलन ए को पूरा यहां इस पे क्लिक कीजिएगा, ए पे, उसके हेडिंग पे, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। ब्रैकेट को क्लोज करें और अगेन कॉमा दें और अगेन काउंट ए लगाएं और फिर इस 1 by 1 को सिलेक्ट करें, ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर प्रेस करें। राइट, अब इसमें आपका एरर आएगा बहुत सारे लोगों को। किसको किसको एरर आया है? तो एरर आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरे का दिक्कत है, इस कारण से हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, F2 प्रेस कीजिए, इसके ऊपर फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। अब फॉर्मूले को क्या करना है, फ्रीज करना है। F4 प्रेस कीजिए, सारे एड्रेसेस को फ्रीज कर दीजिए। ठीक है, सारे एड्रेस को फ्रीज कर दीजिए $साइन से। अब आगे बढ़ने से पहले आपको सीखना होगा डिफाइन नेम के बारे में। जैसे कि अगर सम का फॉर्मूला लगाना है तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूं जो कि B2 से D9 है। राइट, या दूसरा तरीका है कि इस एरिया को सिलेक्ट करके मैं चला जाऊं फॉर्मूला में और इसका एक नाम डिफाइन कर दूं। जैसे इसका नाम डिफाइन कर दिया मैंने सम, SM। ओके, ओके कर दिया। अब मुझे कहीं भी फॉर्मूला लगाना हो तो मुझे रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट SM लिख देंगे तो उसको कंसीडर कर लेगा। एक तरह से इसका एक निक नेम हमने बनाया, शॉर्ट नेम। एरर ही दिखाएगा आपको, आपको कुछ नहीं करना, रहने दीजिए, दिखाएगा एरर। वो आपका सिस्टम एक्सेल ओल्ड वर्जन है, जैसे दिखा रहा है, इसमें आ रहा है। हाँ, न्यू वर्जन में आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से इस फॉर्मूले, क्योंकि इस फॉर्मूले को डायरेक्ट में पिवट में नहीं डाल सकता, तो इसको हम डिफाइन नेम में डालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए। कैसे कीजिएगा, क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, इक्वल के साथ Ctrl+C कीजिए और स्केप मार के बाहर आ जाइए। फॉर्मूले बार के अंदर जाइए, डिफाइन नेम में जाइए, उसके ऊपर हेडिंग डालिए डेटा, DT, जो भी नाम देना चाहते हैं दे दीजिए, और नीचे जो रेफर टू आ रहा है उस रेफर टू पे फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए। उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए एंड अब आप जाइएगा नेम मैनेजर में, तो यहां डेटा नाम का एक डिफाइन नेम बना रहेगा। नीचे इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके डेटा पे रेफर हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए कि ऑफसेट फॉर्मूला जो आपने लगाया वो किया क्या। तो इसको समझने के लिए इस फॉर्मूले को सम के अंदर डालिए। सम के अंदर डाल के एंटर मारिए, एक नंबर आएगा। अब फॉर्मूले बार के अंदर एवलेट फॉर्मूला होता है, बड़ी अच्छी चीज है। कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे स्टेप कर रहा है, क्या क्या चल रहा है उसका, वो देखने के लिए आप एवलेट फॉर्मूले पे जब जाइएगा तो यहां एक एक करके फॉर्मूला रन हो। अंडरलाइन है काउंट ए, तो पहले काउंट ए रन हुआ और बताया कि टोटल 1465 है। फिर दूसरा काउंट ए रन हुआ, उसने बताया कि ये 16 है। फिर ऑफसेट रन हुआ और इसने दे दिया सेल एड्रेस। ऑफसेट ने क्या दिया, सेल एड्रेस। यही एड्रेस तो चाहिए आपको पिवट को। अब जैसे डेटा बढ़ेगा तो ये जो आपका 1469 है वो काउंट ए बढ़ा देगा, घटेगा तो घटा देगा। तो ऑफसेट जैसे बढ़ेगा तो ऑफसेट अपना रिजल्ट अपडेट कर लेगा। अब इसको एग्जांपल के लिए देते हैं। अभी जैसे यहाँ मंथ है तो मैंने यहाँ पे एक ईयर का कॉलम ऐड किया और यहां हम ईयर फॉर्मूले लगा के इस डेट से ईयर निकाल के, एक मिनट मैं पहले पिवट पहले लगा देता हूँ, चाहिए तभी पता चलेगा कि अपडेट हुआ कि नहीं। इसको सेलेक्ट करके मैंने पिवट टेबल, और यहाँ पे पिवट टेबल कैसे लगाएंगे देखिए, सपोर्ट में जाके आपको सिर्फ करना है पिवट टेबल और यहाँ पे डेटा डाल दीजिए एंड ओके कीजिए, पिवट हो जाएगा। आपको डेटा सेलेक्ट करने का जरूरत ही नहीं है, जहां पिवट लगाना चाहते हैं वहीं पे जाइए और डेटा रेंज में पिवट डाल। अब इस पे मान लीजिए कि यहां देखिए ईयर का कोई कॉलम नहीं आ रहा है ना, जैसे डेटा शीट में मैं यहां पे ईयर ऐड करता हूं, अब ईयर का कॉलम ऐड, और यहां पे हमने ईयर का फॉर्मूला लगाया, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और इसको नीचे तक चलेगा। अब यहां देखिए मुझे पिवट को जस्ट रिफ्रेश करना है, राइट क्लिक रिफ्रेश, अब देखिए ईयर आ गया। तो ऐसे रो या कॉलम कुछ भी बढ़ेगा, पिवट अपने आप अपडेट कर ले। ठीक है,
अब मुझे इस पे स्लाइसर ऐड करनी है, तो पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा, पिवट टेबल एनालाइज पे जाऊंगा, यहाँ पे स्लाइसर दिखेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 2013 ऑनवर्ड जिनके एक्सेल है उन्हीं के पे आएगा, 7 पे नहीं आएगा, 10 पे नहीं आएगा। तो स्लाइसर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मुझे इस पे चाहिए मंथ, मंथ को क्लिक करके ओके किया। अब मुझे यहाँ ये तो ये शीट पे है, मुझे डैशबोर्ड वाली शीट पे चाहिए, तो कंट्रोल एक्स करेंगे, डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है, ये तो आपका ये है वर्टिकल है, हमें तो हॉरिजॉन्टल चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन स्लाइसर में हम कॉलम्स बना सकते हैं। तो महीना 12 होता है, तो इसमें मैं 12 कॉलम बना, अब हो गया वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हो गया। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ, अब देखिए इसमें क्या है कि अगर इसको अभी फिलहाल जैसा वैसा रखेंगे तो क्या होगा कि पर्सन 1-2 महीने भी सर्च कर सकता है, या पूरा 12 में इस पे क्लिक करके पूरा 12 महीने का भी चेक कर सकता है। बट मैं चाहता हूं कि मेरा रिपोर्ट मंथली हो, मंथ के अकॉर्डिंग ही हो। सो दैट टाइम हम राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक करें या फिर स्लाइसर पे जाके स्लाइसर सेटिंग पे आके इसका डिस्प्ले हिडर, स्लाइसर सेटिंग पे क्या करेंगे, डिस्प्ले हिडर को यहां से अनचेक करके जैसे ओके करेंगे गायब हो जाएगा। अब मैंने अगर अप्रैल सेलेक्ट किया तो यहां से फिल्टर रिमूव करने का फीचर ही नहीं है, तो मजबूरी में 1 बाय 1 ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोर्ट शीट में आके हम डेटा बनाते हैं, हमें चाहिए डेट वाइज, तो डेट को उठा के रो में रखा, तो इस तरह से मंथ में ग्रुप होके आ गया। तो राइट क्लिक करके मैंने कर दिया अनग्रुप, क्या किया, अनग्रुप, सारे डेट्स आ गए। अब मैंने क्वांटिटी रखा और इसके आगे टारगेट को रखा। इंसर्ट में बहुत सारे चार्ट्स हैं, तो यहाँ लाइन चार्ट्स का जो पहला लाइन चार्ट है इसको मैंने क्लिक कर लिया। बट ये लाइन चार्ट मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम चले जाएंगे इसके डिजाइन सेक्शन में। जब चार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक डिजाइन का नया सेक्शन आएगा, उस पे चले जाइएगा। यहाँ बहुत सारे स्टाइल्स दिखेंगे, अब एक एक स्टाइल को कर्सर रख के चेक कर लीजिए, जो आपको ठीक ठाक लग रहा है वो आप देख सकते हैं। जैसे इस बार मैं इसको ये बनाना चाहता हूँ, अब इसको मैंने कट किया, कट करके मैं अपने डैशबोर्ड पे यहाँ आके पेस्ट करता हूँ। ठीक है। अब इसमें जो ये जो दिख रहा है आपका लेजेंड, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, तो बड़ा हो गया। उसके बाद ये ऊपर दिख रहा है बटन्स, इसको हाइड कर देता हूं। लेकिन पीछे भी ग्रे है, ऊपर भी ग्रे है, तो मैं चाहता हूं ये व्हाइट हो। सो राइट क्लिक करके मैं यहां चला जाता हूं, पिवट टेबल, पिवट चार्ट ऑप्शन में, नहीं नहीं ऑप्शन नहीं, यहाँ आएगा आपका फॉर्मेट चार्ट एरिया, और इस पे फिल में गए सॉलिड फिल, और हम कर देते हैं व्हाइट, ठीक है। या फिर व्हाइट बैकग्राउंड वाला ही चूज कीजिए चार्ट, इसमें यहाँ पे अगर नहीं हो पाता है तो यहाँ देखिए आपका इसमें व्हाइट बैकग्राउंड का चार्ट है, ले लीजिए, ठीक है। तो चार्ट डिजाइन अपने ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा एक हो गया। अगर मैं मई पे क्लिक करता हूँ चेंज हो रहा है हर महीने का, देखिए। अब मुझे दूसरा चाहिए कि जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बाई रेवेन्यू कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसकी कंपेयरिंग देखना है। तो हम सपोर्ट शीट पे आएंगे, एक और चार्ट बनाएंगे, हम कर्सर रखते हैं पिवट टेबल और यहां पे डेटा लिख देते हैं, जस्ट ओके। उसके बाद मैं यहां प्रोडक्ट को रो सेक्शन में और अमाउंट को वैल्यू में रखूंगा, तो ये आ जाएगा। बट मुझे फिगर नहीं दिखाना है, मुझे तो कंपेयरिंग दिखाना है। तो क्या करेंगे, इंसर्ट में हम कॉलम चार्ट ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, कॉलम चार्ट। और फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कॉलम चार्ट की बहुत सारे फॉर्मेटिंग है, जो फॉर्मेटिंग ठीक लगती है वो चूज कर लीजिए।
अब इसके बीच में व्हाइट है, मैं चाहता हूँ कलर होना चाहिए, तो इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और कलर सॉलिड, और यहां आप जो कलर चूज करना है चूज कर लीजिए। ये लेजेंड दिख रहा है, तो यहाँ जब भी चार्ट पे क्लिक करेंगे तो प्लस आएगा, यहां से लेजेंड हटा दीजिए, बटन हटा दीजिए। ये टोटल्स जो दिख रहा है, इस टोटल के जगह पे लिख दीजिए रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट, और इसको कट कीजिए, और डैशबोर्ड में मैं यहां रखना चाहता हूं, बट मैं पूरा इस तरह सटाऊंगा नहीं, थोड़ा सा गैप रखूंगा ताकि ये बॉर्डर दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा छोटा करना चाहते कर सकते। तो हम ये अपने चार्ट के इस पोजीशन पे पहुंच गए। सेकेंड है सिटी वाइज कंपेयर करना, बट एक कॉलम चार्ट है, इस बार मैं चाहता हूं इसको जो ग्रांड चार्ट में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज शीट में एक पिवट लगाएंगे। पिवट लगाने का सबसे सिंपल तरीका जो बताया मैंने उसी को फॉलो कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस बार हमने लोकेशन को रखा यहां, लोकेशन, और लोकेशन के हिसाब से मैंने लिखा व्यू, पेज विजिट एंड बार, लोकेशन वाइज पेज विजिट एंड बार। ठीक है, अब इसके ऊपर इंसर्ट करते हैं हम एक कॉलम चार्ट। अब इस पे ये जो चीजें दिख रही है फालतू, तो अब मैं लेजेंड यहां से अनचेक कर दीजिए, ग्रिड लाइन रखना है तो रखिए, इसको हटा दीजिए, इसको राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए, तो ये थोड़ा सा चार्ट ठीक ठाक दिखेगा। बट अभी भी जो है ना, ये काफी पतला दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कुपोषण का शिकार हो गया है क्या। राशन कार्ड में नाम नहीं था बेचारे का, काफी पतला हो गया है। घी नहीं ना पचेगा, घी आप लोगों को पचेगा, हम जैसे नए लोगों को घी नहीं पचेगा, क्योंकि हम लोग मेहनत नहीं करते हैं। चलिए इसको विटामिन बी खिलाते हैं। तो राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डेटा एक्सेस पे जाइए, ये आता है आपका गैप, इस गैप को जितना कम कीजिएगा ना उतना ही बड़ा हो। ठीक है, और मुझे एक चाहिए इस तरह से मीटर की तरह चाहिए, तो ओवरलैप को 100% कर दीजिए, तो गैप को कम कीजिए और ओवरलैप को 100% कर दीजिए। ठीक है, एक दूसरे पर चल गया। अब एक क्या है, इसको सिलेक्ट कीजिए, पहले वाले को एक सिंगल क्लिक कीजिए, तो सिर्फ सिलेक्ट क्या हो गया, आपका पेज भी होगा। अब इसके ऊपर जो है कलर आके थोड़ी सी ग्रे कलर यहां पे डाल देता हूं, इस तरह से, और इसको ग्रीन, इस पे क्लिक कीजिए, इसकी कलर हम सॉलिड में जाके ग्रीन कर देते हैं, या कुछ और कलर भी कर सकते हैं, ब्लैक कर दीजिए, ऐसा लगे कि ये मीटर को चल रहा है, मतलब कि इसके ऊपर 100% पहुंच रहा है। अब यहाँ पे परसेंटेज चाहिए, तो प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ परसेंटेज पिवट में तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट चार्ट कभी भी पिवट के किसी पार्ट को छोड़ नहीं सकता, फिर अगर वो परसेंटेज का भी एक नया कॉलम बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे मैनुअल परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा पिवट गेट पिवट फॉर्मूले से। तो यहाँ पे इक्वल करके मैंने बोला बार, जैसे बाय पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली गेट पिवट का फॉर्मूला क्रिएट हो गया। जैसे कि सम ऑफ द बार, कहां से पिवट शुरू है, लोकेशन मतलब आपका कैटेगरी कौन सा है और उसका वैल्यू कौन सा है, डिवाइड बाय हमने बोला ए, पेज विजुअल, एंटर मारते आ गया। बट नीचे ड्रैग करूंगा तो प्रॉब्लम, क्योंकि ये दिल्ली फिक्स है, तो नीचे ही दिल्ली फिक्स होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको एडिट कीजिए और दिल्ली वाले सेक्शन को डिलीट कर दीजिए विथ इन्वर्टेड कॉमा, और इसके जगह पे इस दिल्ली को सिलेक्ट कर, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे इसका रेफरेंस क्रिएट हो जाए। जब नीचे ड्रैग करेंगे तो चेंज होगा, एक तरह से भी लुकअप तरह की तरह आपका वर्क करेगा, पिवट का भी लुकअप इसको कहते हैं हम लोग। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। अब इस फिगर को मुझे यहां पे शो करना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी पीवर्ड के ऊपर यहाँ प्लस पे आइएगा, तो ये आपका आता है डेटा लेवल, क्या आता है, डेटा लेवल।
या इस पे राइट क्लिक करके हम ऐड डेटा लेवल भी कर सकते हैं। ऐड डेटा लेवल हो गया लेवल। बट लेवल में मुझे तो नंबर फिगर आया, मुझे फिगर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। तो इसकी चेंज करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग में राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेवल, और यहां पे आपके पास आता है, यहां से वैल्यू हटा दीजिए, सॉरी हटाइए मत, पहले हटाइए, दिक्कत होगा। लेवल ऑप्शन में यहां फ्रॉम सेल्स इस पे क्लिक कीजिए, और जो आपने कैलकुलेट किया है नंबर उसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अभी भी नहीं दिख रहा है, ये कब दिखेगा, जब वैल्यू को हटाइएगा। याद रखिएगा, पहले आप सेल सेलेक्ट कर लीजिए, फिर वैल्यू को अनचेक कीजिए, और फिर वापस इसको चेक कीजिए। आ गया। अब इसको यहां से कट कीजिए, टाइटल वगैरह देना है तो दे दीजिए, और यहां पे हम थोड़ा सा गैप, ठीक है। तो मीटर की तरह लग रहा है ना। अब जब भी हम कोई डैशबोर्ड बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम चार्ट ही लगाते हैं, हमें ओवरऑल फिगर भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम चार ओवरऑल फिगर देना चाहते हैं। इसको सिलेक्ट करके हमने इसको एक एरिया ले लिया, इसको कलर व्हाइट कर देते हैं, एक मिनट व्हाइट करना है। फिर एक कॉलम छोड़ के हम यहां भी इसको व्हाइट करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ये ऊपर चढ़ गया, ये देखिए इसका साइज बराबर होना चाहिए। फिर इसी को कॉपी करते हैं, एक रो छोड़ के यहाँ पे इसको, चार आ गया। अब इस पे मैं शो करना चाहता हूं सोल्ड क्वांटिटी, सोल्ड क्वांटिटी। एरिया को सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे पीवट लगाने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ एक और पीवट लगाता हूँ, डेटा करके। तो यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए, तो इसमें मैं क्वांटिटी को वैल्यू में रखूंगा, अमाउंट रखूंगा, टारगेट रखूंगा, रिटर्न रखूंगा, स्पेंड रखूंगा, पेज विजिट, बाकी और होगा जरूरत पड़ेगी तो रख लूंगा। ये ओवरऑल दिख रहा है आपको पूरा मंथ का। अब यहाँ पे मैं इक्वल सिलेक्ट करूंगा, और सपोर्ट शीट पे जाऊंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। आ गया। इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब यहां मुझे बताना है कि कितना परसेंट टारगेट अचीव हुआ है। तो यहां पे क्या करेंगे हम यहां करेंगे इक्वल, इसको डिवाइड करेंगे किससे, सपोर्ट शीट के अंदर टारगेट्स, परसेंटेज आ गया 98%। अब इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है तो लगा सकते हैं। अब यहां पे मुझे ये हो गया, यहां मुझे रेवेन्यू यहां पे लिखना है कि टोटल अमाउंट कितना होगा। इसको बड़ा किया, और इसको क्लिक करके हम सपोर्ट पे गए, अमाउंट को क्लिक कर लिया। बट अमाउंट काफी बड़ा है ना, तो जो कल मैंने बताया था कस्टम फॉर्मेट, उसमें जाएंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे 0.00 एंड डबल मिलियन में कर देते हैं, ठीक है। देन ऐसा बड़ा कीजिए इसको, ठीक है। अब रिटर्न फ्रॉम एड, इसको यहाँ पे मर्ज किया, इक्वल, मर्ज करते हैं फिर इक्वल, सपोर्ट में गए, तो ये रहा रिटर्न फ्रॉम एड आरओएस। अब इसकी इस पे भी सेम फॉर्मेटिंग डाल दीजिए, यहां से फॉर्मेट प्रिंटर करके, दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इसे मुझे यहाँ पे परसेंटेज देना है कि जो हमने सेल की है उससे कितना रिटर्न आया, जो हमने खर्च किया है उससे कितना रिटर्न आया। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, डिवाइड बाय, हम चले गए सपोर्ट शीट में, और यहां जो एड स्पेंड है उससे हमने इसको किया।
डिवाइड कर दिया, परसेंटेज में डाला तो 105% रिटर्न। ठीक है, यहाँ टाइटल देना चाहते हैं टाइटल दे सकते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग के जरिए आप कलर कर सकते हैं ग्रीन ब्लू। अब यहाँ पे हम देते हैं बाय। अब इसके लिए यहाँ पे नहीं करते, चले आते हैं सपोर्ट शीट में। अब इस पे हम ऐड करते हैं कि पेज व्यू कितना हुआ है और बाय कितना हुआ। तो यहां से हम पेज व्यू को रखते हैं और यहाँ पे हम बाय को रखते हैं। तो मुझे बाय दिखाना है, तो बाय को सिलेक्ट किया और ये देखिए हमने लास्ट में बाय। अब यहां बाय आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है परसेंटेज भी चाहिए क्लिक के अकॉर्डिंग, तो हमने किया बाय डिवाइड बाय पेज व्यू, पेज विजिट, ये आ गया आपका 21% ओवरऑल। बाकी इसमें और फॉर्मेटिंग किया जा सकता है, उसे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। कुछ और चीजें नीचे चाहिए वो भी बनाया जा सकती है। तो अब ये एक चीज दिक्कत इसमें, एक चीज देखा हो आपने, जैसे मैंने अप्रैल पे क्लिक किया तो ये तो चेंज हुआ, नीचे कोई चेंजिंग नहीं है। ऐसा इसलिए, स्लाइसर तो हमने सिर्फ एक पीवट के थ्रू लगाया ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्लाइसर तो हमने एक पीवट में लगाया है, बाकी में तो नहीं लगाया ना। तो जितने पिवट आप लगाएंगे सबके साथ स्लाइसर को करना पड़ेगा रिलेट, लिंक करना पड़ेगा। कैसे? जिस पिवट के साथ करना है उस पिवट पे क्लिक करें, ऊपर आपका आएगा पिवट टेबल एनालाइज, इसके अंदर जाइए, जहां पे स्लाइसर इंसर्ट किए थे उसी के बगल में आता है फिल्टर कनेक्शन, इस पे क्लिक कीजिए, देन ओके, देन ओके। ठीक है, अगेन ये चीज सबके साथ करें। अब चेंज होगा। ओके, फुल्ली डायनेमिक हो गया। अब मुझे इसमें कोई कुछ करने, कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें मुझे ये चाहिए, टोटल फिगर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डेटा लेबल कर दिया। आगे ये तो सिंपल सा मैंने बना के दिखाया, आप टाइम लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे तो और ज्यादा अच्छा इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, बस एक एक डैशबोर्ड में घंटे 2 घंटे लगते हैं बनाने में, कभी भी 3 3 घंटे लग जाता है। बट वो मेहनत जो होती है वन टाइम की होती है, डेली बेसिस की नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो सारा चीज कैलकुलेट होके आता है और आपने डायनेमिक रेंज लगा दिया। तो अगले महीने में क्या करूंगा, चाहे अगले दिन जब भी डेटा आता है, मैं नीचे डेटा यहां डालूंगा। डालने के बाद किसी एक पीवट को, देखिए एक डेटा से कई सारे पीवट अगर बनाते हैं तो हर पीवट को रिफ्रेश नहीं करना, एक पीवट को रिफ्रेश कीजिए, बाकी आप अपने आप। जैसे एग्जांपल में मैं एक काम करता हूं, मैं इसी डेटा को रिपीट कर, इसको लिया और नीचे मैंने पेस्ट कर दिया, रिपीट कर दिया। अब इसको सपोर्ट में आता हूं सेव करके, और एक बार अब यहां देखेंगे कि मेरा जो फिगर है ये है ना, 63007 है, ये डबल हो जाए। बस एक पिवट को किया है मैंने रिफ्रेश, सारा अपने आप चेंज हो गया, रिपीट हो गया, डबल हो गया। तो ये क्या क्यों हुआ? क्योंकि हमने पिवट डायरेक्ट नहीं लगाया था, हमने पिवट के लिए पहले डायनेमिक रेंज तैयार किया, देन हमने पिवट लगाया। ठीक है, अब इसकी जो है थोड़ा सा इसको छोटा बड़ा करके थोड़ा सा रिसाइजिंग कर दीजिए, व्यू वगैरह मेंटेन कर लीजिए, फालतू जो रो कॉलम है उसको डिलीट कर दीजिए। अब चाहे इसको हाइड कर दीजिए ताकि उतना ही दिखे जितना डेटा है आपका, राइट क्लिक करके हाइड कर। ठीक है, उतना ही दिख रहा है डेटा है, बाकी कुछ नहीं दिखेगा, क्लिक भी नहीं होगा, और डायनेमिक वर्क करेगा। तो इसको बनाने के लिए एक तो चार्ट अच्छा खासा जाना चाहिए आपको, फॉर्मेटिंग अच्छा आना चाहिए, और साथ में आपका पिवट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए
तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगली टॉपिक में आप फाइल ओपन करें, डे टू फंक्शन पार्ट 1। अब हम फॉर्मूले की तरफ आ गए हैं। सबने ओपन कर लिया? चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेशन से। लॉजिकल ऑपरेशन, देखिए जैसे कि ये डेटा आपके सामने दिख रहा है और मुझे पता करना है कि इसमें से कौन कौन मेरा ग्रेटर देन 50 है। तो क्या करेंगे, इक्वल प्रेस कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए एंड ग्रेटर देन के साइन दीजिए और 50 डाल के एंटर प्रेस कीजिए। रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। क्या आएगा, जस्ट ट्रू या फॉल्स। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर इसके लिए तो हम इफ लगाते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत एक्सेल जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, शायद उनके मन में सवाल उमड़ रहा होगा। देखिए इफ का काम ये नहीं है कि ये चेक करना और रिजल्ट देना। इफ का काम यह है कि लॉजिकल टेस्ट वाले सेक्शन में आप रिजल्ट दीजिए ट्रू या फॉल्स। अगर B2 पे रिजल्ट ट्रू होगा तो यहाँ पे ओके या जो भी मैसेज डालेंगे वो आएगा, नहीं हुआ तो जो भी मैसेज डालेंगे फॉल्स में वो फॉल्स में दिखाएगा। लेकिन जब हम इफ लगाते हैं तो यहीं पे डायरेक्ट ग्रेटर देन 50 जैसे चीजों का हम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमने ग्रेटर देन लेस देन का जो साइन दिया है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफ। ये इंडिविजुअल है, यहां हम इफ ने इफ के अंदर इसको कंपेयर किया है। पेन आगे पास कर दीजिए पेन। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कैसे लिखे, लेस देन ग्रेटर देन साइन लिख दीजिए, नॉट इक्वल टू हो जाए। ये सारे सिंबल को देख के आप इस तरह की चीजें चेक कर सकते हैं, बट फाइन रिजल्ट डिफॉल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, अगला चैप्टर आता है फॉर्मूला मर्जिंग। हमने आपको कल फॉर्मूला मर्जिंग के बारे में बताया था, इसमें हमने एमआरपी कैलकुलेशन में एक लंबा सा फॉर्मूला लिखा था। वो तो कैलकुलेशन थी, बट क्या हो जब हम फंक्शन के साथ इस तरह की चीजें करें। तो आपके सामने एक सेल में काफी लेटर दिख रहा होगा BEF करके। तो क्या है, गा सकता है तो क्या है, ये हम जब एयरलाइंस में काम करते थे, अमेरिकन एयरलाइंस में fairportal.com पे, तो वहां पे क्या होता था, टिकट बुक होती थी। तो टिकट जैसे आपको पुणे से मियामी जाना है तो डायरेक्ट फ्लाइट तो मिलेगी नहीं, हम मुंबई आएंगे, फिर वाशिंगटन चाहे न्यूयॉर्क जाएंगे, फिर वहां से मियामी जाएंगे। ऐसे फ्लाइट चेंज हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि सारे फ्लाइट्स में आपको सेम क्लास मिले, किसी में इकोनॉमी मिलेगा, किसी में बिजनेस मिलेगा। तो उस तरह से जो डेटा डाउनलोड होता था सेवर से, तो उस डेटा के अंदर उस फ्लाइट में जितने भी क्लासेस बुक है उस टिकट पे, वो एक साथ इस तरह से कॉमा करके आ जाते थे। अब मेरी प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे एजेंट थे जो टिकट बुक करते थे, उनको कमीशन जो है टिकट के अंदर उस क्लास के काउंट के अकॉर्डिंग मिलता था। तो मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे यहां काउंट करना है कि इस सेल A2 में B कितना बार है, E कितना बार है और F कितना बार है। ठीक है, अब यहीं पे प्रॉब्लम होता था। प्रॉब्लम ये होता था कि एक्सेल में कुछ ऐसे फॉर्मूला है ही नहीं जो इस तरह के काम कर सके। लेकिन कई सारे फॉर्मूले को जोड़ गए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं एक कंसेप्ट के जरिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं देहाती में, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बना लेते हैं। उसके लिए यहां हम करेंगे लेन, लेन में सिलेक्ट करेंगे यहां। तो लेन फॉर्मूला क्या करता है, सेल वैल्यू के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट या करेक्टर लिखा हुआ है। तो एक काउंट करके बताया कि टोटल 15 करेक्टर।
इंक्लूडिंग बी भी इंक्लूड है इसमें। दूसरे सेल में हमने एक फॉर्मूला लगाया सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू के अंदर किसी करेक्टर को किसी और करेक्टर से रिप्लेस करना। जैसे कि मैंने बी को रिप्लेस कर दिया नथिंग से, मतलब कि ब्लैंक्स, मतलब बी को हमने डिलीट कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे तो आपको बिना वी के सारा रिजल्ट आएगा। अब मैं यहां पे अगेन लेन का फॉर्मूला लगाया और इस रिजल्ट को काउंट किया तो क्या आया 13। मतलब जब बी था तो 15 था, बी को डिलीट कर दिया तो कितना था 11 था, तो बी कितना था 15 माइनस 11 4 आया। तो रिजल्ट 4 आया, फॉर्मूला तो नहीं था लेकिन हमने कुछ फॉर्मूले को आपस में कंबाइन करके बना लिया। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए एक 4-5 सेल का यूज करना पड़ा, बट मुझे इसको यहां एक सेल के अंदर चाहिए था। यही पे फॉर्मूला मर्जिंग कंसेप्ट जो कल बात की थी वो आता है। तो हम इस पे डबल क्लिक किए, इसका फॉर्मूला क्लिक कॉपी किया। यहां पे इक्वल कॉपी नहीं करना है, डिफाइन नेम में करना है बट यहां नहीं करना है। कंट्रोल सी एस्केप मार के बाहर आए, क्या है B3। अब देखिए किस फॉर्मूले में B3 है, तो इस फॉर्मूले में B3 का यूज किया है और B3 के जगह पे ब्रैकेट लेन फॉर्मूला आप डाल दीजिए ब्रैकेट के अंदर। क्या डाल दीजिए लेन। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। सेम हम C3 पे आते हैं और यहां पे भी कॉपी करेंगे, विदाउट इक्वल एस्केप मार के बाहर जाएंगे और यहां C3 के अंदर इसको पेस्ट करेंगे। डन, ओके। अब यहां पे इसको डिलीट कर दीजिए। इसके बाद इसको हम कॉपी कीजिए, एस्केप मार के बाहर आइए और यहां जहां पे D3 है वहां पे पेस्ट कर दीजिए, एंटर। अब कट करके जहां रखना है वहां रख दीजिए। तो इसी तरह से हम कई सारे फॉर्मूले को मिक्सअप करना पड़ता है और जरूरी है क्योंकि हर चीज के लिए फॉर्मूला नहीं है, आपको कुछ ना कुछ इस तरह का तिगड़म करना पड़ेगा। अरे भाई जुआ टेक्नोलॉजी, जुआ तो और लगता है, कंसेप्ट करते हैं सही रहेगा क्या। ओके, समझ गए। अब सीखते हैं इफ फॉर्मूला। चलिए, अब यहां पे क्या है कि ये सेल्स है, एग्जांपल 1 में क्या है सेल्स है। अब मुझे इस सेल्स के अकॉर्डिंग यहां पे इंसेंटिव देना है। कंडीशन सिंपल सी है कि अगर आपने 50 क्वांटिटी से ऊपर सेल किया है तो 500 रुपए आपको मिलेंगे, नहीं किया है तो 0 मिलेगा। अब मैं यहाँ इफ फॉर्मूला इस्तेमाल ना करूं तो मैनुअल चेक करना पड़ेगा और 500 इस तरह से टाइप करना पड़ेगा, 0 0 इस तरह से क्या। अब यहाँ पे 55 है तो 500। मैनुअल आप काम करेंगे तो गलती, एक तो टाइम लगेगा, ऊपर से गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। जिसको नहीं देना तो उसको दे दिया, जिसको देना था उसको नहीं दिया, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला है इफ का, कि इफ यहां पे सिलेक्ट कीजिए A3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 या ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन इक्वल टू करें तो 50 को भी कंसीडर करेगा, अगर इक्वल टू नहीं लगाए तो, अगर इक्वल टू ना लगाए तो 50 कंसीडर नहीं होगा, 51 कंसीडर होगा। कॉमा यहां पे हमने वैल्यू ट्रू में 500 कर दिया और फॉल्स वाले सेक्शन में 0 कर दिया। ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं या एंटर मार दीजिए, अपने आप ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, ठीक है। और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, आ गया। मैं एक बार और बताता हूं, ध्यान से देखिए। इक्वल इफ आप यहां पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं या इसका आंसर लिख भी सकते हैं, जैसे कि A4, इसका सेल रेफरेंस मैनुअल भी लिख सकते हैं। इज ग्रेटर देन 50 तो 500, अदरवाइज 0। ब्रैकेट क्लोज कीजिए या नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और नीचे ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। सबको समझ में आया। अब जैसे यहां देखिए, एक डेटा एंट्री करते समय एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है क्या,
जैसे कि मैं मुझे डेटा एंट्री लिखते हैं तो सीरियल नंबर बार बार लिखना पड़ता है। कभी कोई लिस्ट बनाते हैं तो सीरियल नंबर लिखना पड़ता है ना। जैसे 1 लिखा, उनमें से नाम दिया पूजा, सिटी दिया पुणे और अमाउंट 500। फिर यहाँ मैनुअली 2 लिखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं जैसे नेम मैंने लिखा, लिखते ही यहाँ पे 2 ऑटोमेटिक आ जाए, मुझे सीरियल नंबर देने की जरूरत नहीं पड़े। कैसे करेंगे? तो आपको एक एंट्री मैनुअल करनी पड़ेगी। दूसरे जगह पे आप यहाँ पे सिंपल लिखिए, इफ सामने वाली सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है। क्या है कि एक्सेल जो है ब्लैंक सेल को 0 समझता है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी टाइप है, चाहे नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, तो 0 से बड़ा है। तो यहां कुछ भी टाइप होगा वो 0 से बड़ा हो जाएगा। जब 0 से बड़ा हो तो अपने ऊपर वाली वैल्यू में +1 कर दे। क्या कर दे? ऊपर वाली वैल्यू में +1, नहीं तो यहीं पे ब्लैंक कर दे। क्या कर दे? ब्लैंक। और एंटर प्रेस करके आप इसको नीचे तक ड्रैग करके छोड़ दीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि ये ब्लैंक, तो कलर कर रखा है मैंने आपको दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, बट कलर न भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब यहां पे मैं कोई भी नाम लिखूं, जैसे ओम लिखा, आ गया, मोहन, इंदर, तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, समझे? अच्छा, एक प्रॉब्लम और आती होगी सीरियल नंबर से रिलेटेड, दिमाग में एक आया, एक बोनस के तौर पे जानिए। जैसे कि आपने अगर मैनुअली सीरियल नंबर लगा रखा है, दैट इज गुड, आपने ड्रैग किया, सीरियल नंबर बन गए। कई बार क्या होता है कि बीच में से कुछ डेटा डिलीट करने हो, तो डिलीट करने के बाद सीरियल नंबर जो है आपका अपडेट नहीं हो, फिर वापस जो है ना इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करना हो, तब जाके आता है। लेकिन एक तरीका है, उससे आप इससे बच सकते हो। आप लगाइए रो फॉर्मूला क्या करता है, जिस सेल में लग रहा है उस सेल का रो नंबर देता है। अब इसको आगे की तरफ नीचे का हम ड्रैग करते हैं तो इस तरह से सारे सीरियल नंबर आए। अगर बीच में से कोई रो डिलीट हुआ तो ऑटोमेटिक देखिए सीरियल नंबर अपडेट हो जाएगा। जस्ट रो फॉर्मूला प्लीज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने यहां पे लिखा इक्वल टू रो, बट यहां पे क्या आएगा, इसका रो नंबर 8 है, 8 आएगा, 8 से स्टार्ट होगा, नीचे करेंगे तो 100 होगा, 100 से स्टार्ट होगा, तो इसको कैसे दूर करें? ये आइडिया है आप लोगों के पास? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हम जब डिलीट करें तो अपने आप सीरियल अपडेट हो जाए। आपने मैनुअल लगाया तो उसमें बीच में से रो डिलीट करेंगे तो फिर क्या होता है, वो अपडेट नहीं होता है ना। जैसे आपने 8 9 10 कर दिया तो फिर आपको क्या होगा, 7 के बाद 11 आ जाएगा। इससे आपको फायदा नहीं। आप लोगों को बिहार कुछ दिन जाकर रहना चाहिए, तब जाके समझेंगे कि जुगाड़ क्या होता है। अरे कुछ नहीं करना है, यहां कर दीजिए -7, 1 आ गया, इसको चेक कर दीजिए, हो गया। सारे नंबर में -7 हो रहा है, सी आएगा 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, बीच में से अगर रो कोई डिलीट होता है तो अपने आप बराबर कर लेगा। चलो, तो सीरियल नंबर के बाद यहां आता है कि यहां मुझे बिटवीन डेट है और मुझे यहां पे डेट आना चाहिए। 10 से लेके 15 जून डला है, यहाँ पे 10 से लेके 15 जून का डेट आना चाहिए। अगर 1 करूं तो 1 से जून आए, यहाँ पे 1 जून अगर कर दिया तो 1 जून से, मतलब जो पीरियड में यहाँ टाइप करूं उसी पीरियड का डेट यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, पहले इक्वल प्रेस करके स्टार्ट डेट को क्लिक कर दीजिए, सिंपल। फिर नीचे आके फॉर्मूला लगाइए, इफ ऊपर वाली डेट में +1 अगर करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन है हमारे एंड डेट्स, तो कुछ ना हो, ब्लैंक प्रिंट हो जाए, नथिंग हो। नहीं तो क्या हो,
ऊपर वाले में +1 करके सीक्वेंस को आगे बढ़ाता है। क्या किया हमने? हमने बोला M9 मतलब 1 जून जो है ऊपर वाली वैल्यू जो है उसपे +1 करने पे रिजल्ट अगर ग्रेटर देन होता है हमारा एंड डेट जो कि पी कॉलम में डाला हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो ब्लैंक करो, हमें डेट प्रिंट नहीं करना है, नहीं तो +1 करके आगे कंटिन्यू करता है। अब इसको नीचे ड्रैग करने से पहले पी हमारा फिक्स है यहाँ पे, इसको फ्रीज करना पड़ेगा ना F4 से, ताकि इंक्रीज ना हो 6 7 8 9 में। अब इसको नीचे तक एक संभावित लोकेशन तक जो क्या करे आप ड्रैग। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये 15 के बाद एक ब्लैंक आया, फिर यहाँ पे एरर क्यों? अब इसके पीछे एरर आने के पीछे ये है कि ऊपर जो डला है वो टेक्स्ट है। क्या है? टेक्स्ट है। भले कुछ ना दिख रहा हो बट इन्वर्टेड कॉमा है ना, तो उसका उस सेल की जो प्रॉपर्टी हो गई, कास्ट हो गया, वो टेक्स्ट हो गया। और एक्सेल कैलकुलेशन करता है कि हम किसी भी टेक्स्ट नामक कास्ट पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जिसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट है या वैल्यू हो ना हो, प्रॉपर्टी टेक्स्ट है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या करें? अब ये तो कैलकुलेशन तो आ रहा हुआ है, मैं तो नहीं करूंगा। तो हमने क्या किया, एक दूसरे फॉर्मूले को बोला इफ एरर। हमने बोला कि इफ फॉर्मूला अगर एरर दे ना, इफ एरर क्या करता है कि मुझे पहला फॉर्मूला दो, अगर उसने एरर दिया तो उसके जगह पे मैं दूसरी वैल्यू डाल दूंगा, तुम बोलोगे। तो हमने क्या बोला, इफ एरर, और यहां पे इफ का फॉर्मूला दे दिया, और हमने यहां पे सेकेंडरी जो वैल्यूज एरर में ब्लैंक दे दिया। तो जैसे इफ फॉर्मूला एरर देगा तो एरर को शो ना करके इफ एरर इस ब्लैंक को शो कर देगा और इसको नीचे तक ड्रैग कर। तो अब यहां देखिए ब्लैंक हो गया। अब मैं बोलूं कि मुझे 10 जून से 15 जून तक चाहिए, 10 से 15 आ गया। मुझे 20 जून तक चाहिए तो 20 आ जाएगा। तो जो हम यहां डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहां सीएलएम पर बढ़ता जाएगा। ओके, तो इस एरर यहां पे नया सीखने को मिला। तो इस एरर हर फॉर्मूले के साथ लगता है, वीलुकअप भी लगाते हैं, वहां भी एरर आता है ना जब वैल्यू नहीं मिलता है, तो वहां क्या करेंगे, लगा दीजिए उसमें आप इफ एरर वीलुकअप के अंदर में, इफ एरर के अंदर वीलुकअप लगा दीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात यहां। तो जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम यहां पे आ गया। प्रॉब्लम ये आया कि इस बार मुझे दो कंडीशन चेक करने हैं। मुझे यहां पे इंसेंटिव देना है, लेकिन जो सेल 50 to 80 के बीच में, मतलब ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 80, मल्टीपल कंडीशन देने हैं। बट इफ जो है वो सीधे बोलता है भाई मैं तो एक ही कंडीशन लूंगा, मैं दो नहीं लेने वाला। तो क्या करें? तो यहां पे एंड आता है, एंड कहता है कि मुझे आप एक से ज्यादा कंडीशन दो, सारे कंडीशन अगर फुलफिल हुआ, ट्रू हुआ, तो मैं एक रिजल्ट ट्रू दूंगा, नहीं कोई एक भी फॉल्स हुआ तो मैं फॉल्स दे दूंगा। तो मैंने यहां पे दोनों कंडीशन दी है, इट इज इक्वल टू 50 एंड वापस को सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 80। 3 4 5 6 7 भी आप दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट सारे कंडीशन फुलफिल हुए तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। बट मुझे यहां तो 500 चाहिए। अब यहां पे इफ आएगा और हम एंड से पहले इफ लगाएंगे। इफ टैप दीजिए, आ गया यहां पे ब्रैकेट ओपन। सबसे लास्ट में जाइए, इसमें इक्वल टू ट्रू व्रू कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जाइए कॉमा देके आप अपना रिजल्ट दें, सिंपल सा। तो एंड फॉर्मूला क्या करता है, मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है, और कंडीशन फुलफिल हुए तो रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। एंटर प्रेस किया, देखिए रिजल्ट 500 आ गया। नीचे ड्रैग कर दीजिए। ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन मल्टीपल हो बट ऑप्शनल, जैसे यहां बोला गया कि अगर सैटरडे या संडे दोनों में से कोई हो तो ऑफ दिखे, अदरवाइज ओपन दिखे।
अब यहाँ पॉसिबिलिटी है कि एक ही सेल पे सैटरडे भी हो संडे भी हो, नहीं है, यहाँ तो एंड लगा ही नहीं सकते क्योंकि एंड दोनों कंडीशन को चेक करेगा। तो एंड का जस्ट अपोजिट होता है और का मतलब क्या होता है कि 2 3 4 5 जितनी कंडीशन दीजिए, हमारे और के अंदर में कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुआ तो मैं रिजल्ट ट्रू दूं, रिजल्ट ट्रू हुआ तो क्या दे देंगे, ट्रू दे देंगे। ऐसे केस में हम इसको सिलेक्ट करते हैं इक्वल टू, अब यहां पे सैटरडे लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में, कहीं भी टेक्स्ट ऐड कीजिए फंक्शन कहीं भी तो आपको इन्वर्टेड कॉमा में ही देना होगा, दैट इज इक्वल टू सैटरडे, संडे होगा ना सर, संडे। कभी भी गलती होने से पता चल जाता है क्लास में कोई सो नहीं रहा है। ओके, अब मुझे इसमें रिजल्ट में ऑफ ओपन चाहिए तो सेम इफ लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे ऑफ अदरवाइज ओपन, ठीक है, और इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। अब बारी आती है नेस्टेड इफ की। नेस्टेड इफ अब यहां पे काम आएगा, जैसे दिख रहा है आपको यहां पे मार्क्स है, मुझे स्कोर देना है, ठीक है, तो यहां कैसे लगाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिए। यहां दूंगा मैं इफ में मैंने इसको सिलेक्ट किया, बोला कि अगर लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहां पे सी दे, तो इन्वर्टेबल सी दे दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स में दूसरा इफ चलेगा कि क्या है लेस देन इक्वल टू 60 है, तो यहां पे बी दे। ध्यान रखिएगा 60 तभी चलेगा, 60 वाली कंडीशन तभी चलेगी जब 40 वाली कंडीशन फॉल्स होगा। अगर यहाँ 40 वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो ये इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ये पहले वाले इफ के फॉल्स पार्ट में, ये तभी चलेगा जब कंडीशन फुलफिल नहीं। इसी तरह से बाकी कंडीशन देते चले जाएंगे। इफ सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 80, तो यहां पे ए, देन अगेन इफ सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन 80, तो यहां पे ए प्लस, ठीक है। अब कई सारे इफ लगाए हैं तो ब्रैकेट सबको क्लोज करना पड़ेगा ना, जरूरत नहीं, एंटर प्रेस कीजिए, पूछेगा यस कीजिए, अपने आप क्लोज कर देगा। मैं एक बार और लगा के दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा इफ, इसको सिलेक्ट किया, हमने बोला लेस देन इक्वल टू 40, तो यहां आ जाए सी कॉमा, अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 80, 60 सॉरी 60, तो यहां पे आ जाए बी, देन कॉमा तीसरा इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू हो 80, तो यहां पे ए, एंड इफ अगर ग्रेटर देन 80 हो तो ये आ जाए ए प्लस, एंटर, यस, आगे नीचे ड्रैग कर, ठीक है। अब चलिए हम इसी नेस्टेड इफ की मदद से एक काम और करते हैं, हम बिजली का बिल का कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने इंटरनेट से निकाला, तो ये आपके राजस्थान के बिल का है, अब पता नहीं सही है या पुराना है, ये इसका आपका ये है स्लैब है, ठीक। तो अगर स्लैब में समझिए एक क्या होता है, स्लैब में होता है क्या है कि अगर यहाँ पे 75 यूनिट सेल हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर अप टू 50 हुआ तो 3 रुपए लगेगा, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल, 3 रुपए लगेगा। और ये 50 टू 50 हुआ तो 4.65, तो ये 75 के लिए क्या करेंगे, 75 मल्टीप्लाई बाय 4.65, ये करेंगे, यही होगा मैम, यही होगा, नहीं, इनकम टैक्स में अगर अभी जैसे 5 लाख तक फ्री है, फिर आपको 7.5 लाख तक 5% है, तो 6 लाख कीजिएगा तो क्या लगेगा, 6 लाख का 5% देना होगा, देना तो 1 ही लाख का ना होगा, तो यहाँ 50 का देना पड़ेगा, तीन, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी होगी, पहले 50 मल्टीप्लाई बाई 3, देन 25, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय
4.65, देन इसको आपस में सम करना हो तो रिजल्ट आएगा। यही चीज यहां पे कर रही है। इफ हमने इसको सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 50, अगर 50 या उससे 50 के बराबर हुआ तो कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय हमें कर देना है 3। जैसे यहां पे 40 आया तो 40 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, फिर यहां पे दूसरा कंडीशन लगेगा, सेम कंडीशन बिल्कुल आपका जो ग्रेडिंग वाला दिया है दिखाया ना वैसे लगेगा, बस कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो यहां पे हमने इसको सिलेक्ट किया, बोला लेस देन इक्वल टू, अगर 150 है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब कि 150 तो बिल आएगा ही आएगा 50 यूनिट का 3 रुपए से। इसमें प्लस करना है, ये देखिए प्लस, इसमें प्लस करना है इस 25 में से -50 ताकि 25 मुझे मिले, उस 25 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4.65 से। किससे करूंगा? 4.65 से। फिर यहां पे इफ कंडीशन आया और इसको सिलेक्ट करके बोला कि अगर लेस देन इक्वल टू, अगर 300 है तो मुझे 150 तो देना ही है 50 का, प्लस 100 का कितना देना पड़ेगा 465, प्लस यहां पे क्या करेंगे हम, इन दी ब्रैकेट इसको सिलेक्ट किया और माइनस किया मैंने 150, जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4.8। इसी तरह से आगे कैलकुलेशन बढ़ता जाए, तो आगे कैलकुलेशन खुद कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से इनकम टैक्स के भी कैलकुलेशन होता है। ओके, तो आगे अभी इस कंडीशन यहां पे खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं, कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले उस पर बात करते हैं। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि दो सेल वैल्यू को आपस में अगर मुझे ज्वाइन करना है तो कल क्या बताया था, कॉन्केट के लिए n% यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से लंबा लेटर हो, उसको इकट्ठा करना हो, तो यहां पे टेक्स्ट जो है यूज नहीं होता है। और अगर आपके पास लोअर वर्जन का एक्सेल है तो मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 2016 से ऊपर का है तो इसमें आएगा आपको एक टेक्स्ट ज्वाइन नाम का फॉर्म, टेक्स्ट ज्वाइन। इसको सेलेक्ट, यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन में चाहिए सेपरेटर, डिलिमिटेबल सेपरेटर, मतलब पूजा और मोहन के बीच में क्या सेपरेटर है, तो वो हमने यहाँ पे कॉमा दे दिया। फिर आता है अगर इसमें कोई ब्लैंक हो तो इसको इग्नोर करना है या फिर उसको स्पेस देना है, उसके उसका रखना है स्पेस, हमने बोला इग्नोर करो, ट्रू कर दिया। एंड इसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिए पूरे के पूरे सेल, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए पूरा नाम यहां पे आ गया, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मूला, टेक्स्ट ज्वाइन। अब आता है टेक्स्ट कॉमन। टेक्स्ट फॉर्मूले का मतलब ये हुआ कि आप जो भी कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर जो कल की क्लास में जो आपने विजुलाइज किया था उसको ओरिजिनली यहां पे लिखना हो तो क्या करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल, ठीक है। जैसे कि यहां पे हमने 25,000 इस तरह से नंबर लिख रखा है, मुझे इसको किसी और कहीं और जगह पे क्या करना है, 1000 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला टेक्स्ट, इसको और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दीजिए वो कोड 0, आ गया। अब बोले कि मुझे इसके आगे के भी लगाना है तो इसके साथ कॉन्केट कर दीजिए के, ठीक है। जैसे चेक नंबर है, 0 लगाना है मुझे, यहां पे आना चाहिए बिलो के बगल लगाने के लिए, तो टेक्स्ट इसको सेलेक्ट किया और यहां पे हमने इन्वर्टेड कोमा में 1 2 3 4 5 6 0 कर दिया, एंटर, आ गया। तो टेक्स्ट फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। अब सेपरेशन का फॉर्मूला सीख लीजिए। जैसे नंबर डला है, मुझे लेफ्ट से 3 डिजिट चाहिए, तो मैं लगाया फॉर्मूला लेफ्ट का, इसको सिलेक्ट किया और हमने कर दिया 3 डिजिट आता है। 3 क्या है, नंबर ऑफ करेक्टर, कितना करेक्टर अलग करना।
सेम आता है राइट, यहाँ पे RIGHT राइट। राइट में इसको हमने सेलेक्ट किया और बोला राइट से 3 डिजिट अलग हो जाए तो राइट का आ गया। देन आता है मिड। मिड फॉर्मूला हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि मिड स्टार्ट कहां से है, तो मिड मेरा स्टार्ट है तीसरा डॉट चौथा, ये 3 जो है पांचवा है, तो 5 से कितना डिजिट चाहिए, तो 5 डिजिट चाहिए, तो ये हमारा आ गया। तो लेफ्ट राइट मिड किसी भी टेक्स्ट के बीच में से या बाहर से अलग करने के लिए यूज करते हैं। अब यहां पे एक चीज और है, कई बार हमें क्या होता है, कोई ऐसे स्टेटमेंट मिलती है, कमेंट्स मिलता है, रिमार्क्स मिलता है, तो मुझे एक पर्टिकुलर वर्ड उसके अंदर सर्च करना होता है कि वर्ड उसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं। जैसे मेरे वीडियोस पे कमेंट आते हैं, तो उस कमेंट में मुझे देखना होता है कितने लोगों ने गुड लिखा हुआ है या किसी किसी लोगों ने बैड लिखा है या नॉट क्लियर लिखा हुआ है, जिससे मुझे गुड कमेंट और बैड कमेंट फिल्टर करने में काम आता। तो यहां हम इसके लिए फाइंड फॉर्मूला का इस्तेमाल, फाइंड फाइंड में मैंने इसको सिलेक्ट करके लिख दिया गुड, ठीक है। सॉरी उल्टा लगा दिया, माफी चाहूंगा। पहले वर्ड लिखिए जो ढूंढना है आपको, फिर किसमें ढूंढना है और कहां से शुरुआत करनी है, तो वन से शुरुआत। एंटर प्रेस कीजिए, आ गया। यहां पे एक नंबर आएगा, नंबर की वो कितने कैरेक्टर बाद शुरू हुआ है, कितने कैरेक्टर बाद शुरू हुआ है, ठीक है। अगर उसमें अगर नहीं होगा लेटर, इसी नीचे ड्रैग किया इसमें नहीं है, तो एरर आएगा। एरर इट मीन्स नहीं। लेकिन फाइन फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये होती है कि केस सेंसिटिव होता है, वो बड़ा लेटर छोटा लेटर का फर्क रखता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि सर्च लगाइए, सर्च भी बिल्कुल उसी तरह से लगता है, बट केस सेंसिटिव नहीं होता है। जैसे हमने यहां पे लिख दिया गुड और यहां पे कॉमा, सेम तरीके से लगता है, ओके। अब कई बार क्या होता है कि हमारा जो कोई ऐसा नंबर आता है जो टेक्स्ट में होता है इस तरह से, इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, तो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलिए डेट कैलकुलेशन भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां ये डेट है, मुझे इस डेट में से ये पता करनी है ईयर, ओके। तो यहां पे ईयर ये लगाया हमने, ईयर। ईयर क्या करता है, सिलेक्टेड डेट में से सिर्फ ईयर को अलग कर देता है, ठीक है। और मंथ, मंथ के लिए मैं लगाऊंगा फॉर्मूला मंथ और डेट सेलेक्ट करूंगा, इसमें से क्या अलग कर देगा, मंथ इन द नंबर। बट कई बार मुझे अगर अलग करना है मंथ टेक्स्ट में जैन फेब, तो क्या लिखेंगे टेक्स्ट, और इसमें हम इसको सिलेक्ट करेंगे और करेंगे यहां पे एम कस्टम फॉर्मेटिंग की पूरी तरीके से इसमें आएगी। तो देखिए जैन फेब अलग हो गया। फिर यहां पे अगर मैं डे अलग किया, यहां पे डे, तो डे आ जाए। तो मान लीजिए किसी ने आपको ये डेट अलग अलग सेल में भेज दिया है, मतलब एक ऐसा डेट नहीं भेजा है, ऐसा भेज दिया है, तो इसको कंबाइन करके आप डेट बना सकते हैं। तो डेट फॉर्मूला लगाइए, सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट कीजिए, फिर मंथ को, फिर डेट, एंटर मारिए, देखिए डेट आ, ठीक है। अब यहां आता है कि किसी डेट में अगर मुझे दिन जोड़ना हो, तो मैंने बताया था आपको प्लस कर दीजिए, घटाना हो माइनस कर दीजिए, सिंपल से। लेकिन अगर मुझे इसके अंदर 3 महीने जोड़ने हो तो क्या करेंगे, आप लोग कैसे जोड़ते हैं, किसी डेट में अगर महीना जोड़ना हो तो और कोई, okay। अब यहां पे कुछ लोग क्या करते हैं, जब 3 महीना जोड़ना है तो 30 के एवरेज लेके 90 लेते हैं और 90 दिन जोड़, जो गलत है। महीना जो जोड़ रहे हैं तो डेट फिक्स होना चाहिए ना,
तो इसके लिए फॉर्मूला आता है ई डेट का। ई डेट, इसको सिलेक्ट किया हमने एंड कॉमा नंबर ऑफ सॉरी यहां पे ना ई डेट, डेट और यहां पे मंथ को सिलेक्ट कर एंटर प्रेस कीजिएगा। डेट कॉमा मंथ, तो ये आपको जब लगाइएगा इस तरह का नंबर आएगा तो घबराइए नहीं, कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिए, डेट आएगा। ठीक है, अगर घटाना है तो -3 कीजिए, आपका घट जाएगा। जोड़ना है तो प्लस में, तो मंथली जोड़ने की बारी आती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आती है अधिकतर लोगों को, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी होता है कि कौन सा महीना 31 का है, कौन सा महीना 30 का है। तो याद थोड़ी होगा, आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोग खुद पढ़े। मैम आप ऐसे करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला, इनका मेथड तो है ही, इनका मेथड पे कोई फॉलो करना कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला ई ओ मंथ, एंड ऑफ मंथ, और कोई भी डेट, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग डेट ही हो, उस महीने का कोई भी डेट सेलेक्ट कीजिए, एंटर मारिए, और यहाँ पे कॉमा जीरो करना पड़ेगा, जीरो रिजल्ट। हाँ, जीरो मतलब सेम मंथ, वन अगले महीने, टू अगले के अगले महीने, से माइनस में करेंगे तो पिछला महीना, और फिर बढ़ता चला जाए। ठीक है, इसका यूज कहाँ करेंगे, हमने जो अभी इफ कंडीशन में डेट बताया था, तो अगर आप चाहते हैं कि आप मंथ, हर महीने का पूरा डेट सीक्वेंस में आ जाए, तो वहां इसको यूज कर सकते हैं। क्या मतलब है कि हम आप उंगली कर लेंगे, एक्सेल उंगली नहीं करेगा। नहीं, हमें तो वैसे याद है, एक्सेल उंगली नहीं करेगा ना, एक्सेल को तो फॉर्मूला बताना पड़ेगा ना। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और आती है कि अगर मुझे किसी डेट में जोड़ने हैं एक पीरियड, जैसे कि 22 दिन, 4 महीने और 3 साल, तो कैसे जोड़ेंगे। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एक तरीका अपना सकते हैं, एक कंसेप्ट। हम यहां देंगे डेट, डेट में देंगे ईयर, ईयर में सिलेक्ट करेंगे, इसमें से ईयर को स्ट्रैक करेंगे, ये क्या करेगा 2025 को अलग करेगा, इसमें प्लस कर देंगे 3 साल, या यहाँ पे क्लिक करके भी ले सकते हैं, या मेनू लिख सकते हैं। देन मंथ, मंथ क्या करेगा, इसको लेगा, इसमें प्लस 4 महीने। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि ऐसे कुछ हालत हुई जो कि महीना 14 महीने हो गए, 15 महीने हो गए, तो ऑटोमेटिकली साल में जो तो एक बढ़ा देगा, जैसे 14 महीने हुए तो साल में बढ़ा देगा, यहाँ पे 2 महीने। देन डे, इसको सेलेक्ट किया, इसमें से डे को अलग किया, और +22, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन लग रही है तो आप ये काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ईयर फॉर्मूला लगा दीजिए, ईयर, इसको इसे ईयर अलग कर दीजिए, मंथ फॉर्मूला लगा दीजिए, मंथ, इसमें से मंथ अलग कीजिए, डे फॉर्मूला लगाइए, डे लगाइए, फिर सबको जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे डेट, ईयर, मंथ और डे, फिर फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, इसको कंबाइन करके एक्सेल में बना लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे दो डेट का बीच का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डर डेज कर देंगे, मैं बताया था कल की क्लास में। लेकिन मुझे इसमें सैटरडे एंड संडे और जिस दिन मेरी कंपनी बंद थी वो एक्सक्लूड करके नेट वर्किंग डे निकालना है कि नेट वर्किंग डे है कितना। तो उसके लिए हम यहाँ पे
नेटवर्क डेज लिखते हैं स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट एंड हॉलीडे। अब हॉलीडे जरूरी नहीं है, जो छुट्टी होती है जो होती है ना, 1 जनवरी 26 जनवरी 15 अगस्त होली दिवाली वगैरह, तो वो लिस्ट पूरा यहाँ सेलेक्ट कर। अब जरूरी नहीं कि हॉलीडे इनके बीच का हो, कहीं भी होगा कर दे। एंटर मारते ही आपको निकल जाएगा कि 100 सैटरडे संडे और इन छुट्टियों को हटा के 120 दिन। बट आप तो एमएनसी में है नहीं, आपकी छुट्टी तो सिर्फ संडे को होती है। तो ऐसे केस में आपको लगाना है फॉर्मूला नेटवर्क डेज डॉट आई एन डी इंटरनेशनल। इसमें आप स्टार्ट डेट एंड डेट, इसमें एक ऑप्शन मिलता है चूज द हॉलीडे, सॉरी वीकेंड्स। अब आपकी कंपनी कब कब बंद हुई है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो संडे ओनली है, इसका नंबर 11 टाइप कर दीजिए या फिर टैब लगा के सिलेक्ट एंड देन हॉलीडे लिस्ट आ गया। अब एक फॉर्मूला होता है एज कैलकुलेट करने का। दो डेट के बीच का डिफरेंस मंथ ईयर डे में निकाल। अपना डेट ऑफ बता, कोई डेट ऑफ बताने की हिम्मत करेगा? उसकी एज कैलकुलेट करूंगा मैं। 11 अक्टूबर 1968। ठीक है, अभी आज की डेट। अब इनकी ये मुझे पता करना है कि कितने साल है। तो एक फॉर्मूला है डेट DIF, डेट डिफरेंस। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला लिस्ट में नहीं आएगा, ये एडिंग फॉर्मूला है। तो आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। जैसे टाइप करके ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे दिख जाए। ये नॉर्मल फॉर्मूला नहीं। कुछ लोग परेशान होते हैं सर फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला नहीं आ रहा है। मेरे एक्सेल में फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं, सारे एक्सेल में फॉर्मूले हैं। और हमने स्टार्ट डेट लिखा कॉमा एंड डेट, और यहां पे हमने कर दिया वाई। इससे क्या हो गया, ये आ जाएगा ईयर। फिर यहां पे हम लिखेंगे डेट DIF ब्रैकेट ओपन, सेम फॉर्मूला मंथ के लिए भी सेम लगेगा। कॉमा इसको सिलेक्ट किया, यहां पे मैंने कर दिया एम, महीना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एज इन मंथ निकल जाए। एक क्यों बताया, अगर दो डेट की डिफरेंस आपको मंथ में निकालना हो कि कितना मंथ कंप्लीट हुआ है, तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन मुझे तो चाहिए कि 56 साल जो है 56 ईयर के बाद कितने महीने हैं। तो यहां पे कीजिए YM, क्या कीजिए YM, ईयर के बाद का महीना। देन यहां करेंगे डेट DIF स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहां पे अगर मैंने डी कर दिया तो डिफरेंट इज डेज आ जाए, 20,710 दिन। लेकिन मुझे चाहिए एम, मंथ के बाद 8 महीने के बाद दिन कितना है, यहां पे करेंगे MD। तो आ गया यहाँ पे 13। तो आपकी एज हो गई 56 ईयर 8 मंथ और पूरा 13 डेज। एक कल तक की है, आज इंक्लूड नहीं हुआ, आज 12 बजे के बाद इंक्लूड हो। ये सीन है, ये सुबह भी शुरू होता है, ये दिन रिक्वायरमेंट के साथ तकलीफ हो, ये वो कुछ कर, ये उसी के काम करता है तकलीफ होगा। ठीक है, मिठाई मिठाई बांटिए। अब पूरे 56 साल 8 महीने 13 दिन हो गए। अब यहाँ पे स्विगी जोमेटो भी नहीं चलता, अपना ऑर्डर करवाते। ठीक है, तो एज कैलकुलेट करने के लिए है। अब आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, फटाफट अपने लैपटॉप पे जाएंगे अपना एज निकालेंगे कि मैं कितने साल कितने महीने कितने दिन का हूं। तो ताजुब नहीं है, निकालेंगे आज निकालेंगे। फिर वो कल चेक करेंगे क्या एक दिन भरा कि नहीं भरा। ओके, तो यहाँ पे एक पार्ट खत्म हुआ। आप लोग एक बार रिव्यू कर लीजिए, फिर हम दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, चलो मैं आता हूँ।
Yeah. चलिए दूसरा फाइल ओपन कीजिए। डे टू का पार्ट फंक्शन पार्ट टू। अब आता है असली फॉर्मूला। मेरा मिस्टेक होगा। ओपन किया फाइल आपने? हाँ तो सिलेक्ट कीजिए स्टार्ट डेट को। स्टार्ट डेट ये भी नहीं स्टार्ट डेट डेट ऑफ बर्थ कॉमा नाउ इन्वर्टर कॉमा डालिए ईयर वाई कॉमा देखिए हर एक फॉर्म किसी भी फॉर्मूले में एक इनपुट के बाद दूसरा इनपुट में कॉमा डालना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे वी लुकअप पे। आप लोग दूसरी फाइल ओपन कर लीजिए। A2 फंक्शन पार्ट 2 ओपन हो गया। बड़े वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। क्यों जरूरत है? ये लुकअप मेथड है। जैसे आप बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट नंबर डालते हैं, करोड़ों अकाउंट होल्डर में से आप सिस्टम आपका अकाउंट डिटेल उसको बता देते। कैसे? दिस इज लुकअप मेथड। इसके बगैर कुछ भी सिस्टम नहीं चल सकता। अगर ये सिस्टम ना हो लुकअप मेथड का तो क्या होगा? वो ब्रांच के पूरा डेटा रजिस्टर निकालेगा, फिर एक एक करके खोजेगा कि आपका अकाउंट कहाँ है। हो जाएगी ना लिंकिंग उंकिंग कुछ नहीं होगा, लुकअप कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी मेथड है, इसलिए वी लुकअप इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लुकअप मेथड। तो आपके सामने एक डेटा दिख रहा है, डेटा में ये हमारा यूनिक आईडी है। अब मेरे बॉस ने क्या कहा या आपके बॉस ने क्या कहा कि एक कुछ नंबर्स ऑफ आईडी भेज दिया इन्होंने, ठीक है, और बोला कि इस आईडी का मुझे डिटेल दे। अब आप वी लुकअप ना करें तो क्या करना पड़ेगा? आपको डेटा में जाके सर्च करना होगा, कंट्रोल एफ करके आपकी आईडी। सर्च करते समय यहां फॉर्मूले के जगह पे वैल्यू सेलेक्ट करके देन एंटर मारेंगे तो पहुंचेंगे। और डेटा लाने के लिए इसको क्या करना होगा? जाहिर सी बात है कॉपी करके फिर यहां पेस्ट करेंगे। लेकिन ये तो एक दो डाटा निकाल लीजिएगा, बड़ा डेटा होगा तो दिक्कत होगी ना, हर बार मांगेगा, हर बार करना पड़ जाएगा। इसके लिए हम वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप लगाने का तरीका होता है इक्वल वी लुकअप और सिलेक्ट कीजिए अपनी आईडी, यूनिक आईडी जिसके बिहाफ पे रिजल्ट आपको चाहिए, कॉमा फिर चले जाइए डेटा में। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, वी लुकअप जो है लेफ्ट मोस्ट कॉलम को चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आईडी है वो आपका कॉलम ए में होना चाहिए, स्टार्टिंग कॉलम में होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग कॉलम में नहीं है तो दिक्कत है। फिर उसी जहां से आईडी है वहीं से सिलेक्शन शुरू कीजिए, जो सिलेक्शन की पहली कॉलम होगी उसी में आईडी को मैच करेगा। अब आईडी मैच करने के बाद उसको रिकॉर्ड मिला तो रिकॉर्ड उसको पूरा कॉलम का मिला होगा, पूरे रो का, कई सारे फील्ड, लेकिन वो एक बार में एक ही रिजल्ट शो करेगा। तो किस कॉलम का शो करे वो आपको काउंट करके बताना होगा। जैसे डेट का चाहिए तो पहला और दूसरा, देन कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए या तो फॉल्स डाल दें या जीरो डाल, ब्रैकेट को क्लोज करें, एंटर प्रेस करें। आ गया। एक और बात बताते हैं। अब ये डेट आया, ऑर्डर वैल्यू चाहिए तो मैंने इक्वल किया वैल्यू, सेलेक्ट किया वी लुकअप, सेलेक्ट किया लुकअप वैल्यू एंड डेटा में चले गए, सिलेक्ट किया डेटा रेंज विथ आईडी से स्टार्ट करना है और यहां पे अब चाहिए ऑर्डर वैल्यू जो कि है पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे कॉलम पे, और एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो डालेंगे।
ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। फिर एक बार और देखिए, मैं लगाया यहां पे VLOOKUP, इसको सिलेक्ट किया, डेटा में है, डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा, यहां पे अब मुझे चाहिए सेल्स वैल्यू, तो 1 2 3 4, यहां पे 4 लिखेंगे, कॉमा 0। नहीं समझ में आया? एक बार और देखिए, इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू, डेटा में गए और यहां पे कॉमा 5 कॉमा 0। अब क्वेश्चन ये है कि सर काउंट करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, डेटा में चले जाइए, डेटा को सिलेक्ट कीजिए, जो सिलेक्शन करते हैं तो कर्सर के पास में कुछ देखिए आता होगा ब्रैकेट में, 104857 आर मल्टीप्लाई बाय 6C। तो आर क्या है? रो है, और 6 क्या है? कॉलन है। तो आपने देख लिया कि यहां 6 है, दिमाग में आ गया, फिर पूरे डेटा को सिलेक्ट करके यहां कॉमा 6 कॉमा 0 कर दीजिए। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसे एक एक करके लगाना पड़ेगा 30-35 कॉलम में? इसके तरीके हैं। तो सबसे पहले तो मर्ज कीजिए इसको, A4 का A मर्ज होगा, डेटा पूरा मर्ज होगा, और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। देखिए सब में रिजल्ट सेम ही आया, क्योंकि सबका नंबर सेम है। तो मैनुअली अब VLOOKUP लगाना नहीं पड़ेगा, मैनुअली नंबर चेंज करते चले जाइए, 7 8 9 10, इस तरह से। देखिए ये भी थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, तो एक तरीका और है, जितने भी नंबर्स हैं वो ऊपर लिख दीजिए ऐसे, ठीक है, ऊपर ऐसे टाइप कर देंगे। अब नीचे हम VLOOKUP लगाएंगे, इक्वल VLOOKUP, और हम चले गए डेटा में, डेटा को सिलेक्ट किया, देन कॉमा, VLOOKUP पे वापस आए, और ये जो 2 दिख रहा है ना, इस 2 को सिलेक्ट कर लिए, कॉमा 0। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार और दिखाता हूं, एक बार और देख लीजिए, VLOOKUP, इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया, जहां पे मैनुअली 2 3 4 लिखते थे, मैनुअली ना लिख के वापस आए, 3 पे क्लिक किया, कॉमा 0 कर दिया, एंटर प्रेस किया। अब ड्रैग करना है तो A के आगे का डॉलर साइन लगा दीजिए, फिर यहां पे F4, और C में 1 के आगे लगाइए, क्योंकि हमारा रो फिक्स है ना, कॉलम फिक्स नहीं है, और ड्रैग कर दीजिए। अब ये भी आपके लिए टफ पड़ रहा है, एक सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए पूरे एरिया को जहां VLOOKUP लगाना है, और हम सिलेक्शन में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो सिलेक्शन को रहने दीजिए, सिलेक्शन में ही फॉर्मूला लगाइए, VLOOKUP सिलेक्ट कीजिए, लुकअप वैल्यू, डेटा में जाइए। अब जो नंबर्स हैं उसको कर्ली ब्रैकेट, ध्यान रखिएगा, कर्ली ब्रैकेट, सो वाले बैच में लोग परेशान हो रहे थे नॉर्मल ब्रैकेट लगा के, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, और जितने कॉलम नंबर है वो यहां लिख दीजिए आपने फील्ड के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। जैसे 2, अब मेरा सीक्वेंसली है, कंटिन्यू है, तो 2 3 4, और यहां पे क्लोज कर दिए कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है। तो जितने भी कॉलम नंबर है मैंने एक ही बार दे दिया, यहां पे कॉमा 0 कर दिया। अब जिनके पास लेटेस्ट एक्सेल है 19 21 या 365, वो तो नॉर्मली एंटर मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास पुराना एक्सेल है उनको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ना कोई फ्रीज करने का झंझट और नहीं काउंट करने का झंझट। एक बार और बताता हूं कि मैंने अब इस बार क्या सिलेक्शन नहीं कर रहा हूं, गलती से ऐसे कभी होता है कि सिलेक्शन आपने नहीं किया और VLOOKUP फॉर्मूला विथ एरे लगा दी, ठीक है। A7 डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट कर लिया, और यहां पे कर्ली ब्रैकेट में हम दे देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहां पे कॉमा 0, और हमने एंटर प्रेस किया, फॉर्मूला काम कर गया।
लेकिन आपका एक ही सेल पे आएगा, पूरा पे नहीं आएगा। मेरा तो पूरा आ गया क्योंकि ये लेटेस्ट है, आपका एक ही सेल पे आएगा। तो एक सेल पे जब आए तो ये दोबारा लगाना पड़ेगा क्योंकि गलती से रिप्लेस हो गया। करना ठीक। तो आप सिलेक्शन कर लीजिए अपने जितना एरिया को, F2 प्रेस करके फॉर्मूला एक्टिवेट कर दीजिए एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, बेनिफिट है तो नुकसान भी है। नुकसान क्या है? अब आप किसी एक को डिलीट नहीं कर सकते हैं, डिलीट होगा तो पूरा होगा। ठीक है, तो वी लुकअप समझ में आ गया, अभी भी कंफ्यूजन है? आ गया ना? तो रिजाइन में जाइएगा नहीं, क्योंकि वी लुकअप सीखने के बाद लोग नौकरी सर्च करने लगते हैं। इसलिए दिमाग में बैठा जाता है वी लुकअप आ गया, एक्सेल में तू मास्टर हो गया। अब यहाँ पे अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि वी लुकअप मैं लगाता तो हूं, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम, मुझे बार बार लगाने पड़ते हैं क्योंकि मेरे हेडिंग बदलते रह। जैसे यहाँ पे सोल्ड ऑर्डर है और यहाँ पे जोन है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए मेरा जोन और यहाँ पे कुछ कोई और फील्ड आए, यहाँ पे रीजन आ। अगली बार होगा कि यहाँ रीजन आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगा, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, तो बदलते रहता है। तो मैं चाहता हूं कि वी लुकअप लगाऊं और डेटा मेरे कॉलम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करता रहे। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में हम लिखेंगे इक्वल मैच फॉर्मूला। मैच फॉर्मूला क्या करता है? मैच फॉर्मूला किसी भी सेल वैल्यू को, जैसे जोन हुआ, इस जोन को डेटा के अंदर उसके हेडिंग में ढूंढेगा और ढूंढने के बाद उसका नंबर देगा 30। कल के डेट में चेंज हुआ, यहां पे मान लीजिए कस्टमर आया, तो देख कस्टमर है नहीं इसमें डेटा में लगा। अच्छा कैटेगरी है, जैसे कैटेगरी आया तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वी लुकअप नहीं चाहिए ना, तो वी लुकअप में हमने यहां पे लिया, वी लुकअप डेटा में गए, वी लुकअप लगाया और यहां पे हम वी लुकअप के मैच के अंदर आके इस मैच फॉर्मूले को सिलेक्ट करके कॉमा 0 कर। ठीक है, अब मैच फॉर्मूले को क्लिक कीजिए और वहां पे ओवरराइट कर दीजिए यहां। तो एक साथ लिखना है तो एक साथ लिख दीजिए, या फिर अलग अलग लगा के रिजल्ट चेक करके अगर मर्ज करना है तो मर्ज कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर इसको फ्रीज करके आगे ड्रैग कर दीजिए। वी लुकअप के जैसा ही एक फॉर्मूला होता है एच लुकअप। अब एच लुकअप में प्रॉब्लम क्या होती है? डेटा अगर इस तरह से वर्टिकल हो, एक रो के नीचे एक रो, तो आप वी लुकअप लगा देंगे। कई केसेस में शायद, हालांकि हमेशा नहीं होता है, बट कई बार मिल जाते हैं कि आपकी जो यूनिक आईडी है ना, वो इस तरह से रिपीटेड है, इस तरह से जो है ना ट्रांसपोज हो गई है फिलहाल। अब इसमें वी अगर मान लीजिए कि मुझे 105 नंबर आईडी का ऑर्डर वैल्यू चाहिए, तो पॉसिबल नहीं कि वी लुकअप देगा, क्योंकि वी लुकअप इस तरह से चलेगा और इसमें सर्च करेगा। तो यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला एच लुकअप। एच लुकअप इसको मैंने सिलेक्ट किया और जैसे वी लुकअप में इस तरह सिलेक्ट करते हैं, एच लुकअप कुछ इस तरह सिलेक्ट होगा। ठीक है, वी लुकअप में कॉलम काउंट करते हैं, एच लुकअप में क्या काउंट होगा? रो 3 एंड कॉमा। एंटर प्रेस कीजिए, आ गया। तो एच लुकअप वी लुक की तरफ लगा सकते हैं, सब कुछ सेम होता है, बट वो ट्रांसपोज हो गया है।
ओके। अब एक वी लुकअप की प्रॉब्लम है कि वो हमेशा आपका जो यूनिक आईडी है वो स्टार्टिंग में होना चाहिए, बट मेरे पास एक डेटा सेट आया है जिसमें बीच में है। तो ये दो चीजें हो सकती है, अगर डेटा सेट को चेंज कर सकते हैं तो उठा के फर्स्ट में डाल के नॉर्मल वी लुकअप लगा दीजिए, बट कई बार नहीं कर सकते, इससे और भी फॉर्मेटेड लिंक है और भी चीजें हैं, अगर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाए। तब कैसे करें? तो वी लुकअप आपको आईडी से आगे वाले चीजों को तो दे देगा, पीछे वाले को नहीं देगा। क्या करें? इसके लिए हम लगाएंगे मैच और इंडेक्स। मैच को तो जानते ही आप, क्या करता है, सेल वैल्यू को चेक करके उसका रो या कॉलम नंबर देता है। इंडेक्स क्या करता है, इक्वल कीजिए इंडेक्स, इंडेक्स फॉर्मूले में सेलेक्ट कीजिए पूरा का पूरा डेटा। अब इंडेक्स फॉर्मूला ये नहीं कहता है कि मैं कोई नंबर ढूंढ के दूंगा, वो बोलते हैं तुम बताओ कि इस डेटा में कितने नंबर रो और कितने नंबर कॉलम चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई 14 नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम। एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आया। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच का। मैच फॉर्मूला क्या करता है, 120 को लिया और हमने इसमें ढूंढा, कॉमा 0 की, रिजल्ट 22 आया, है ना। और यहां हमने जो 15 है 14 है, इसको 22 करेंगे। ये जो 22 मैनुअल लिख रहा है, इसके जगह मैच का फॉर्मूला लगा देंगे तो वी लुकअप की तरह काम करेगा। चलिए लगाते हैं, इंडेक्स, इसको सिलेक्ट किया, पूरे डेटा को, यहाँ पे H22 को सिलेक्ट कर लिया, कॉलम तो पता ही है कि दूसरा नंबर है, क्लिक किया, एंटर प्रेस कर। सॉरी, ठीक है। इंडेक्स, डेटा रेंज, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रो इंडेक्स नंबर। लेकिन इसमें पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेम काम आप ऑफसेट से भी कर सकते हैं। ऑफसेट एक आता है कि मुझे बस स्टार्टिंग ऑफ द डेटा दीजिए A1, और बताइए कि A1 से ही शुरू करूं या कुछ यहाँ पे स्किप करना है, कौन सा रोल नंबर चाहिए। तो हमने बोला कि ये 22 नंबर रोल चाहिए, कॉलम कौन सा चाहिए, तो 2। रिजल्ट गलत आएगा, क्यों? क्योंकि ये 0 से काउंट करता है। तो अगर मैंने 22 दिया तो यहां 23 हो गया, 2 दिया तो 3 हो गया, तो आप 1 माइनस। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ ऑफसेट से, कि आपको पूरा डेटा सेट नहीं सिलेक्ट करना है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग दे दीजिए बात करता। तो डायनेमिक होगा, नीचे ऐड होता जाएगा तो बढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो आप ऑफसेट मैच या इंडेक्स मैच के साथ जो है एक वी लुकअप जैसा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू आगे पीछे, पीछे आगे सब करे। अच्छा, कितने लोगों के सिस्टम में चेक कीजिए तो एक्स लुकअप का फॉर्मूला है, एक्स लुकअप किसी के पास है? अगर होगा तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। है इसमें एक्स लुकअप, चलिए है। अब ये एक्स लुकअप क्या है, अगर जिसके सिस्टम में एक्स लुकअप है वो वी लुकअप को दबना दीजिए, जरूरी नहीं है। एक्स लुकअप एच लुकअप पे ही चल जाएगा, वी लुकअप पे भी चल जाएगा, इंडेक्स मैच भी चल जाएगा, इफ एरर वी लुकअप भी चल जाएगा। देखिए कैसे होगा। अब एक्स लुकअप की खूबियां जो है देख लीजिए। ये चीज जो मैंने यहां किया ना, यहां सिंपल एक्स लुकअप से कर सकता था। एक्स लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने यहां पे दिया ये अपना आईडी सिलेक्ट किया, फिर बोला कि आईडी कॉलम कौन सा है और ढूंढना क्या है, ठीक है। एंटर मारिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे हम वी लुकअप लगाया, यहाँ पे इतना झमेला था, और ये सीक्वेंस है और यहाँ भी सीक्वेंस है, तो सिंपली यहां में क्या लगाऊंगा मैं, इक्वल एक्स लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, और कलेक्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां डेटा में गया और डेटा में आईडी को सिलेक्ट कर लिया और यहां बी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, एंटर मारा, रिजल्ट आया। अब मैं क्या करूंगा, आईडी को कर दूंगा फ्रीज, इसको कर दूंगा फ्रीज, और बी वाला इसको फ्रीज ही नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, और आगे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, आ गया। फायदा है। दूसरा, जैसे यहां पे वी लुकअप मैंने लगा रखा है ना,
यहाँ भी एरर लगा रखा है। यहाँ पे 500 करूंगा तो देखिए एरर आया। तो मुझे एरर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इफ एरर में रखना पड़ेगा VLOOKUP को। जैसे हमने इफ को रखा था, एक्स लुकअप में जरूरी नहीं है। एक्स लुकअप में यहां आता है इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड हमने कर दिया ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक आ गया। बाकी में नहीं आएगा, फॉर्मूला ड्रैग नहीं किया था इसलिए ड्रैग कर दिया है। तो यहाँ इफ एरर आ जाएगा। ओके, एक आता है लुकअप। अच्छा, थोड़े दिन पहले इफ फॉर्मूला पढ़ाया था, इसमें इस तरह के ग्रेडिंग सिस्टम था हमारा, जिसका अगेंस्ट इंसेंटिव, यहाँ इंसेंटिव है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, नेस्टेड यूज किया था। अब इसको VLOOKUP से भी कर सकते हैं। अगर किसी का इंटरव्यू आप ले रहे हैं और आपको एक्सेल में देखना है कि इसके एक्सेल अच्छा है कि नहीं है, एक क्वेश्चन दे दीजिए कि आपको यहां से इंसेंटिव निकालना है यूजिंग द VLOOKUP फॉर्मूला। अगर निकाल देता है, इट मीन्स उसके पास है, नॉलेज है। नहीं निकाल पाता है तो समझिए कि नहीं, ये आया है चैट जीपीटी से पढ़ के। तो यहाँ क्या करेंगे, हम पहले स्लैब को इसमें लिखेंगे, मतलब सबका स्टार्टिंग पोजीशन 0, 41, 81, 101, और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी यहाँ पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला VLOOKUP, कॉमा, यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, दो कॉलम, मतलब कि पहला दूसरा कॉलम चाहिए ना मुझे, इसलिए 2 दिया, कॉमा, 0 नहीं करना है, यहाँ पे करना है 1, मतलब कि फॉल्स, ट्रू, फॉल्स नहीं। आ गया रिजल्ट। अब नीचे तक ड्रैग करने के लिए आप क्या करें, इसको फिनिश कर दें। मैं एक और दिखाता हूं, VLOOKUP, हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा, दूसरा नंबर कॉलन, और यहां पे हम 0 या फॉल्स नहीं देंगे, या 1 या ट्रू देंगे। ये होता है ग्रुप लुकिंग, मतलब जो 22 किससे बड़ा है तो 0 से बड़ा है, 120 किससे बड़ा है तो 101 से बड़ा है, जिससे बड़ा है उसके सामने वाली वैल्यू, बस। ठीक है, इसको नीचे ड्रैग। अब हम बात करते हैं सम इफ फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहले देखिए, मेरे पास ए नेम है, मुझे यहां पे यूनिक नेम लिस्ट चाहिए। अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो आप यहां यूनिक फॉर्मूला लगा सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं नेम, देन एंटर मारिएगा तो ये देखिए यूनिक लिस्ट आ रहा है। लेकिन सबके पास फॉर्मूला नहीं है तो क्या कीजिए, इसको कॉपी किया, यूनिक फॉर्मूला लेटेस्ट एक्सेल में आता है, जिनके एक्सेल में एक्स लुकअप आया है उसी में आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो निराश मत होइए, दूसरा तरीका है, आप कॉलम में कॉपी पेस्ट कर दीजिए और चले जाइए डेटा में, यहां पे आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। ये क्या करेगा, सारे डुप्लीकेट्स को रिमूव करके सिर्फ यूनिक लिस्ट आता है, जैसे आपको पीवर्ड देता है। ठीक है, अब इसके आगे मुझे क्वांटिटी चाहिए, तो उसके लिए हम लगाएंगे पूजा का टोटल क्वांटिटी सेल कितना हो। तो यहां लिखेंगे सम इफ हमें सिलेक्ट करना रेंज कि इस पूजा को किसमें मैच करना है, तो बोला नेम में। अब आता है यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, तो पूजा है, और यहाँ पे आता है सम रेंज, किसका सम करना। आ गया, एक और दिखाता हूं, सम इफ रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज, नीचे ड्रैग कीजिए, बाकी सब मिला जाए। अब मान लीजिए मुझे प्रॉफिट का एवरेज चाहिए, तो इसके लिए एवरेज इफ फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सम इफ की तरह। एवरेज इफ रेंज जो कि हमारा नेम है, क्राइटेरिया जो कि पूजा है, और एवरेज रेंज हमारा प्रॉफिट परसेंटेज जी कॉलम। एंटर। एक बार और देखिए, यहां पे एवरेज इफ रेंज क्राइटेरिया
एंड एवरेज रेंज, एंटर प्रेस कीजिए, नीचे ड्रैग कर दीजिए, परसेंटेज लगा, परसेंटेज का सैंपल दे दीजिए तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब यहां पे आ गया, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। मुझे इसमें चाहिए काउंट कि टोटल बिल कितना है, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ का। काउंट इफ, यहां पे हमने क्या दिया कि नेम के अंदर कितने पूजा रिपीट है और नीचे ड्रैग कर, सिंपल। अब मुझे इसमें मुझे चाहिए 5 मार्जिन वाली वैल्यू। अभी हाई मार्जिन में क्या है कि जो ग्रेटर देन 25% का प्रॉफिट रखता है वो हाई मार्जिन हो। तो मुझे यहां पे चेक करने हैं कि कितने ऐसे क्वांटिटी सेल हुए हैं जिसकी प्रॉफिट ग्रेटर देन 25%। तो यहां पे क्या है, दो कंडीशन हो गए कि भाई पूजा होना चाहिए और प्रॉफिट मार्जिन ग्रेटर देन 25 होना चाहिए। अब इस सम इफ फॉर्मूले के अंदर में आप एक ही कंडीशन डाल सकते, दो नहीं। दो कंडीशन डालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा सम इफ्स फॉर्मूला। सम इफ्स, इसका लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो यहां पे आया सम रेंज, किसका सम चाहिए, तो क्वांटिटी का। पहली क्राइटेरिया क्या है, तो नेम है। दूसरी क्राइटेरिया क्या है, तो हमने बोला प्रॉफिट। और क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है तो ग्रेटर देन 50%, ग्रेटर देन सिंबल और लगा होना चाहिए, या फिर इन्वर्टेड कोमा में ग्रेटर देन 50% लिख दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। एक मिनट, जीरो क्यों आया, ठीक है। उससे है नहीं, पूजा में था नहीं जीरो था, इसलिए जो है। अब इसको फ्रीज कर दीजिए, ओवन को नीचे ड्रैग कर, ठीक है। तो मल्टीपल कंडीशन के लिए सम इफ्स, एवरेज इफ्स, काउंट इफ्स, मैक्स इफ्स, मिन इफ्स। लेकिन मैक्स इफ मिन इफ लेटेस्ट सेक्शन में, पुराने में नहीं है। अब यहां पे एक चीज और आता है कि मेरे पास मेरे नाम में यहां सुजीत कुमार लिखा हो, या कहीं पे कुमार सुजीत लिखा हुआ है। अब मान लीजिए जहां लुकअप, जहां मुझे टोटल करना है या भी लुकअप लगाना है, वहां पे सुजीत है। अगर मैं यहां पे करता हूं सम इफ इक्वल सम इफ, हमने रेंज दिया, हमने सुजीत को सिलेक्ट किया और हमने बोला सम इफ, तो रिजल्ट जाहिर सी बात है जीरो आएगा। मुझे चाहिए कि नहीं, सुजीत होना चाहिए, या सुजीत कुमार हो, सुजीत कुमार सुजीत हो, लेकिन सुजीत होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे जो सुजीत लिखे हैं ना, उसके आगे पीछे इस तरह का परसेंटेज कॉन्केट कर, सॉरी स्टार कॉन्केट कर दिया, इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। तो सुजीत जहां भी होगा, जैसे कंट्रोल एफ करते हैं ना, उसी तरह से जहां भी होगा सबको कंसिडर कर ले। बट इसमें एक चीज और भी है कि अगर मैंने लिखा सुजीत और फिर स्टार्ट दिया, तो होता है स्टार्ट विद सुजीत, कि पहले सुजीत होना चाहिए, बाद में कुमार वर्मा शर्मा कुछ भी हो, मतलब नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे स्टार लगाया फिर सुजीत किया, तो इसका मतलब है कि सुजीत से एंड होना चाहिए। ठीक है, सुजीत से क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। अब यहां पे एक चीज और आता है कि कई बार हमारे वेंडर कोड होते हैं, वेंडर भी होते हैं, तो वेंडर का नाम नहीं होता है, कोड होता है। जैसे स्टार्टिंग लेटर ए होगा, उसके साथ 3 कोई नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैं सारे वेंडर को करना है, कैसे कर, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वर्ड ए कंपेयर होगा ही होगा, इसके बाद 3 कोई भी नंबर लेटर हो सकता है। तो 3 बार क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। क्वेश्चन मार्क के मतलब हुआ एनी करेक्टर,
एनी करेक्टर। यहां पे कीजिए सम इफ या सम इफ जो भी है, हमने नेम लिया, क्राइटेरिया लिया और यहां पे हमने सम ले लिया, एंटर मारा, रिजल्ट आ रहा। ये वी लुकअप पे भी चलेगा, वी लुकअप भी चलेगा, एच लुकअप पे भी चलेगा, एक्स लुकअप पे भी चलेगा, सब पे चलेगा। कभी अगर मान लीजिए कि जैसे मोबाइल नंबर ढूंढ रहे हैं आप, आपके आपने लिखा 88 सिंपल नंबर लिखा, डेटाबेस में +91 लगा हुआ है, तो आप नंबर के आगे पीछे स्टार लगा दीजिए, ऑटोमेटिक ढूंढ के दिखा देगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है तो बताइए, कुछ सीखना है तो। इसका मतलब कि प्रिपरेशन करके नहीं आया ना। कोमल जी, आपकी टीम ने प्रिपरेशन नहीं किया है, कलेक्चर क्लास में क्या करें हैं, क्या करना है? डाटा बोला था कल, क्या? एक्स लुकअप से डाटा शीट में टेक्स्ट चेंज करने को डाटा दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, 5 मिनट दीजिए। चलिए ठीक है, तो टेस्ट ओपन करते हैं, टेस्ट शीट, टेस्ट फाइल ओपन कीजिए। चलिए, टेस्ट फाइल, अब कर देते हैं, बाकी को टेस्ट दे देता हूँ तो कर देते हैं। हम्म, नहीं, इसका जो हमारा एक्सेल का जो बेसिक रहता है, बस जो टूल्स रहते हैं उसके बारे में तो टूल्स सीखने के लिए कब कम से कम 35 घंटे का टाइम चाहिए। बेसिक मतलब क्या है, बेसिक जो पूरा टूल्स पूरा टूल्स में 30 आवर देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा टूल्स दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है इसको सीखने में? आप घंटे भी लगाएंगे तो 1 घंटा भी दूंगा फिर भी नहीं काम कर पाएंगे। एक काम कीजिए, आप कल भी क्लास है ना, आप एक लिस्ट बना लीजिए इंपॉर्टेंट का, सब तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, सब कवर करना होगा तो फिर वो आपको हमारी ऑनलाइन क्लास या फिर मुझे बुलाना पड़ेगा फिर आपको 30 दिनों तक। ज्यादातर टूल्स का ही है। डिपेंड करता है आपके वर्क, जैसे आपका ये डिपेंड करता है आपकी वर्क प्रोफाइल पे, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है। हाँ हाँ, जैसे आप ज्यादातर जो कॉस्टिंग और काउंटिंग का शॉप का इसके बारे में ज्यादातर ये दिया है। हमने हमारा जो वर्क प्रोफाइल है, हाँ, तो हमारा जो है ज्यादा यूज हम बोल तो रहे हैं ना, आप एक बार सर्च करके एक आप कुछ शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, जितना हो सके मैं बता दूंगा आपको। नॉर्मल नॉर्मल तो है सब मेरे हिसाब से सुनो, मेरे हिसाब से कोई भी चीज, कोई भी जो टूल्स है ना, वो यूजलेस नहीं है। याद रखिएगा, जब एक प्रोग्रामर ने कोई टूल्स ऐड किया है ना, इसके पीछे उसने बहुत मेहनत करके प्रोग्रामिंग की है, ऑनलाइन चीजों पे नहीं की है। तो मेरे हिसाब से सब इम्पोर्टेंट है, और सबके मैं 1000 एग्जाम्पल ले सकता हूँ, समझ गए ना। लेकिन बात था कि जो हम मतलब कि जो हमें कंटेंट हमारा कवर हुआ है, क्योंकि जो मैम ने जो कंटेंट भेजा है, जो कंटेंट हमारा पास हुआ है, उसको कवर करना जरूरी है ना। मैं बिल कैसे क्लियर हो गया, समझ रहे हैं ना बात को। हम ऐसे आके मन से नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले पहले हमने कंटेंट भेजा है, फिर डिस्कशन हुआ है, फिर मैंने सारे की एग्जाम्पल फाइल भेजी है। हम मना नहीं कर रहे हैं, आपको बता देंगे। टेस्ट फाइल ओपन किया, आप 1 मिनट टेस्ट ओपन कर देते हैं, वरना टाइम लेस हो जाएगा, जाना भी तो है। बेसिक एक्सप्लेनेशन आया। टेस्ट फाइल के अंदर टेस्ट नंबर 3, ध्यान दीजिए, टेस्ट नंबर 3 और टेस्ट नंबर 4 है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। टेस्ट नंबर 3 में क्या है, आपको यहां पे इंसेंटिव निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन है टैक्स कैलकुलेट करना है इस स्लैब के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर एक कर सके तो इसको कीजिए, अदरवाइज टेक्स्ट नंबर 4 में क्या है, ये आईडी है, और ऊपर हमारा सेल्स चैनल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है। तो आपको यहां पे इसके डेटा लुकअप करने हैं यूजिंग द वी लुकअप एंड मैच, वी लुकअप मैच इस्तेमाल करके यहां पे लाना है। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं,